तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अलोन हंटर के पार्ट 2 में। तो इस वीडियो को बनाने में ना थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत लगी है, तो बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो पे अगर 1 के लाइक कंप्लीट कर देते हो तो मैं तुरंत ही यहाँ पे थर्ड जो पार्ट है ना इसका वो लेके आ जाऊंगा। और ये इंटरेस्टिंग होने वाला है काफ़ी ये वाला पार्ट। तो अगर आपको थर्ड पार्ट चाहिए तो कमेंट कर दो। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। सायोनारा। और हाँ, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एपिसोड की शुरुआत ना हम उसी बंदे से करते हैं, मोटे हट्टे कट्टे वाले बंदे के साथ। तो बंदा कह रहा रहता है कि लड़की एक बार तू ना ज़ैंग को होश में आने दे, जब वो होश में आ जाएगा ना तेरी चड्डी वो फाड़ के रख देगा। तब तक के लिए मुझे तेरे को बस होल्ड करके रखना है, ज़ैंग बस एक बार होश में आ जाए। दूसरी तरफ हम ज़ैंग के ना उस माइंड के अंदर देखते हैं जहाँ पे उसे ट्रैप किया होता है। ज़ैंग बोलता है कि आखिर मैं हूँ कहाँ पे और आखिर तुमने क्या किया है। वो लड़की ना डिमोनिक लड़की कह रही होती है कि ज़ैंग तुम मेरे इल्यूजन से बच के नहीं जा पाओगे। चलो मैं ना तुम्हें एक अच्छी सी न्यूज़ सुना देती हूँ। तुम्हारा जो टीममेट है ना तुमको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर बहुत ही जल्द वो भी मेरे ड्रीम में फंस जाएगा और हमेशा के लिए फंस के रह जाएगा। तो ज़ैंग भी कहता है क्या मेरा टीममेट तुम्हारे जाल में फंस गया है। का जो साथी होता है ना उसके बगल में एक जगह पे स्टिल खड़ा हुआ होता है, जैसे पिछले एपिसोड में ना ज़ैंग एक जगह पे खड़ा था, उस लड़की ने इल्यूजन में डाल दिया था, बिल्कुल वैसी अभी ज़ैंग यहाँ पे हिल सकता है, मूव कर सकता है। ये लड़की ना ज़ैंग को भी 2 चांस देती है कि या तो मेरे पे फाइट करो, मेरे साथ फाइट करो, या तो फिर अपने जो साथी लड़का है ना टीममेट उसको तुम अपने साथ प्रोटेक्ट करो। तुम्हारा हट्टा कट्टा वाला बंदा है ना उसको मैंने अपने जाल में फंसा लिया और मेरे इल्यूजन के अंदर वो चला गया है, तो मेरे पे हमला करोगे, उसे प्रोटेक्ट करोगे, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लड़के यहाँ पे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला माइंड गेम चल रहा है, बस आप लोग यहाँ पे हारना मत और समझ जाना कि यहाँ पे चल क्या रहा है। एंगरन जो कि एक इल्यूजन में होता है, लड़की रहती है ना वो कह रही रहती है कि तुम्हारा जो मोटा हट्टा कट्टा वाला बंदा जिसका नाम ल्यू वैन है ना, अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ ना तुम्हारे जो अपना नाइटमेयर है उसको संभालने की कोशिश कर रहा है, और वो बंदा ना अपने फाइट को नहीं संभाल पाएगा और बहुत जल्द हार के मर जाएगा, और तुम्हारा जो सबसे पावरफुल टीममेट है ना तुम्हारी आंखों के सामने मारा जाएगा क्योंकि वो मेरी इल्यूजन के अंदर फंस चुका है। अब देखो ना कि तुम्हारे यहाँ पे जो ल्यू वैन ही है, जो तुम्हारा साथी है, वो खुद ही अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, तो भला क्या ही तो वो तुमको बचाएगा। अब तुम भी यहाँ पे खतरे में पड़ चुके हो क्योंकि मेरे टेंटिकल से तुम नहीं बच पाओगे। तो हमारे ज़ैंग भी कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो साथ ही यहाँ पे वो लड़की ना अपने सीड ऑफ नाइटमेयर का इस्तेमाल कर ली, सीड ऑफ नाइटमेयर को आगे ज़ैंग की तरफ भेजती है। तो अपने वो सीड ऑफ नाइटमेयर को ना वो आगे जब ल्यू वैनी की तरफ वो बड़ा सा फायर सा हमला भेजती है ना, वो बड़ा सा सीड टाइप का नाइटमेयर ल्यू वैनी की तरफ भेजती है, और यहाँ पे कहती है कि एक बार तुम्हारे ल्यू वैनी को ये हमला लगा तो तुम्हारा जो सबसे पावरफुल टीममेट है ना मारा जाएगा। पूरा यकीन है ना कि तुम इतने ज्यादा अच्छे हो ज़ैंग कि तुम जरूर से आगे बढ़ के ना अपने साथी और पावरफुल दोस्त की मदद करोगे, और मुझे जो पूरा अटैक है ना तुम उसको पूरे अपने पे ले लोगे, जिससे तुम यहाँ पे ना ल्यू वैनी को बचा लो। ल्यू वैनी को बचाने के लिए ना तुम ये सारे अटैक्स को जो भी यहाँ पे ल्यू वैन की तरफ मैं करूंगी वो तुम अपने ऊपर ले लोगे, मुझे पूरा यकीन है। क्यों है ना ज़ैंग, क्योंकि तुम बहुत अच्छे दिल वाले इंसान। एक बार मर जाओ ना तो उसके बाद मैं तुम्हारे को नरिशमेंट की तरह इस्तेमाल करूंगी और मेरी जो वॉइड की पावर है ना उसको पूरी तरह से बढ़ा लूंगी। और दिखाते हैं उस लड़की ने ना सारे अटैक्स को हमारे ज़ैंग की तरफ किया होता है। ज़ैंग अपने फैंटम स्किल का यूज करके वहां से गायब हो जाता है। लड़की है ना क्या कर रहा है, फिर वो दूसरा हमला ना यहाँ पे ल्यू वैनी की तरफ करती है और कहती है कि अब तो बच गया तो चल मैं तेरे साथी को मार डालती हूँ। तो ये हमारा ज़ैंग भी कहता है वो अच्छी बात है। तो फिर वो कहता है डांस ऑफ रेंज के साथ ही ना वो अपने सबसे स्पीड वाले हमले का इस्तेमाल करके सारे टेंटिकल्स को काट देता है और ल्यू वैनी के नाम वहाँ पे जान बचा लेता है और कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम मेरे को मारोगे नहीं, तुम तो ल्यू वैनी को मारने वाली थी ना। जब वो उसके सारे टेंटिकल्स को काट देता है ना तो साथ ही वो कहता है कि क्या हुआ, अब तुम ल्यू वैनी को नहीं मारोगी क्या। और उसके साथ ही वो कहता है कि तुमने भली अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इल्यूजन का इस्तेमाल मेरे माइंड के अंदर घुस के ना तुमने ताका झाकी करी होगी, बट फिर भी मुझे नहीं लगता कि तुम क्या देख पाई हो। बट जो भी तुमने देखा होगा ना वो मैं ही हूँ, यानी मैं असली का मैं हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे ड्रीम के साथ कुछ भी छेड़खानी कर सकती हो या फिर मुझे यहाँ पे इस तरीके से हरा सकती हो, भले तुम कितनी चालाकी क्यों ना कर लो, बट आज तुम्हारा अंत निश्चित है। वैसे भी ना तुमने मेरे माइंड के अंदर एक चीज तो देख ही ली होगी, जिन लोगों ने भी मुझे बहुत ज्यादा कमजोर समझा है ना आखिर में जाके वो लोग बचे नहीं है, और उसी लड़की की तरह जिसको मैंने मार डाला था, मतलब डुअल करके, वो लाइफ एंड डेथ डुअल, बिल्कुल वैसे ही ना तुम भी यहाँ पे हारोगी क्योंकि तुमने मुझे बहुत ज्यादा कमजोर समझा है दूसरों की तरह। जो दूसरे मुझे कमजोर समझते हैं ना तो मैं भी तुम्हें अपनी पावर दिखाऊंगा और साबित करूंगा कि अब वो मैं इंसान नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। मेरे जो कॉमरेड्स और मेरे जो साथी है ना उनको मैं कोई भी तरह की तकलीफ नहीं पहुंच दूंगा, यहाँ तक कि मेरे दोस्त तक निपटने के लिए, मेरे दोस्त तक पहुंचने के लिए ना मुझसे निपटना पड़ेगा पहले तुझे। ऊपर से मेरे दोस्त को जिस तूने इल्यूजन में डाला है ना वो इतना ज्यादा कमजोर नहीं है कि तेरे इल्यूजन से यहाँ पे बच ना पाए, वो तेरे इल्यूजन को संभाल लेगा। जबकि दूसरी तरफ मुझे भी तेरे इल्यूजन को संभालने के लिए ना तुझे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो जो तूने मुझे अभी इल्यूजन पर डाला है ना तो मैं तेरे इल्यूजन को तोड़ दूंगा, वहीं दूसरी तरफ मेरा जो ब्रदर ल्यू वैन है ना वो भी तेरे ड्रीम्स को तोड़ देगा, मुझे उस पर पूरा यकीन है। मतलब मान लो कि यहाँ पे इन दोनों को ही ना अलग अलग लड़की ने इल्यूजन के अंदर डाल दिया है, अब ऊपर से इन दोनों को ना अपने अपने अलग अलग इल्यूजन के साथ फाइट करनी पड़ रही होती है। दूसरी तरफ ना ल्यू वैन हमारे ज़ैंग को प्रोटेक्ट कर रहा है अपने इल्यूजन की तरफ, वहीं इस तरफ जो हमारा ज़ैंग है ना वो ल्यू वैन को प्रोटेक्ट कर रहा है, जिससे जो लड़की ना वो ल्यू वैन के ऊपर हमला करके उसको डिस्ट्रॉय ना कर दे। ज़ैंग कहता है कि तुम ल्यू वैन को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगी क्योंकि ल्यू वैन बहुत ज्यादा पावरफुल है और तुम उसको हरा नहीं सकती। तो लड़की भी कहती है
तो ज़ैंगरन कह रहा होता है कि वो चाहे ना आसानी के साथ अपनी जो ड्रीम है उससे बाहर निकल सकता है और अपने जो ड्रीम है ना, जो हमारी इल्यूजन जो है इसको तोड़ सकता है। तो हमारा जो ज़ैंगरन होता है ना आगे बढ़ जाता है लड़की की तरफ और कह रहा रहता है कि अब तुझे मैं उसके यहाँ पे ना कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तेरे को मारने पे रहेगा। मुझे पता है मिस्टर लियो है ना तेरी ड्रीम के अंदर फंसे हुए हैं और वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे। शायद तूने बिल्कुल वैसे ही किया है जो तू मेरे साथ अभी कर रही है। तूने उसको इस ड्रीम के अंदर डाला है जहाँ पे वो मैं मतलब इल्यूजन के अंदर हूँ और वो मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए शायद से वो इस ड्रीम से बाहर नहीं निकल पा रहे और तूने इसी वजह से उनको ड्रीम में फंसा दिया होगा। तो कब का यहाँ पे जो हमारे मिस्टर लियो है ना वो ड्रीम को तोड़ के बाहर निकल जाते, बट एक्चुअली मुझे वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, इसी वजह से वो अपने ड्रीम से बाहर नहीं निकल पा रहे। सिंपल सी बात ये है बोलने की कि यहाँ पे तू लड़की इतनी ज्यादा कमीनी औरत है कि जिसने हम दोनों को ना एक ही साथ एक जैसे ड्रीम में फंसा दिया है, जहाँ पे हम दोनों को ना एक दूसरे को ही ड्रीम के अंदर प्रोटेक्ट करना होता है। मिस्टर लियो है ना वो आसानी के साथ तेरी ड्रीम से तोड़ के ना बाहर निकल सकते हैं, बट वो मेरे को प्रोटेक्ट करने में ना अपनी पूरी पावर लगा रहे हैं, इस वजह से वो अपने ड्रीम से बाहर नहीं निकल पा रहे। बट मैं तेरे इस जाल में नहीं फंसूंगा क्योंकि मुझे पता चल चुका है तू कितनी बड़ी कमीनी। ले भाई उसका जो पावर होता है, उसका जो ड्रीम होता है ना, उसको तोड़ के भाई हमारा जो ज़ैंगरन होता है ना उसके इल्यूजन को खत्म कर देता है और कहता है मिस्टर लियो बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं उनकी ताकत पे ना शक नहीं करता, मुझे पता है वो आसानी के साथ तेरे इल्यूजन को तोड़ देंगे। अपनी तलवार ना वो लड़की के ऊपर रख देता है और कहता है कि बस मैं ये देखना चाहूंगा कि कैसे मैं तेरी ड्रीम है उसके अंदर तेरे को मार देता हूँ तब क्या होगा। वैसे मेरा अभी भी यहाँ पे ना एक क्वेश्चन है, मुझे जल्दी बताओ कि आखिर लड़की तूने सूखे के साथ क्या किया है, सूखे के साथ तूने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से सूखे जवाब नहीं दे रही है। लड़की भी ना हंसना चालू कर देती है और बोलती है अच्छा सूखे वो लड़की तुम उसकी बात कर रहे हो जो डिवाइन टीम के अंदर सबसे पहले फंसी गई थी है ना, क्यों तुम उसकी बात कर रहे हो तो बता दूं कि वो मेरे साथ ना मर्ज हो चुकी है और हम दोनों ना एक बन चुके हैं। ये शॉकिंग चीज पता जब चलती है ना ज़ैंगरन को, वो कहता है क्या वो लड़की क्या तुम्हारे साथ वो पावर्स के साथ मिक्स हो चुकी है। लड़की भी कहती है कि हंसते हुए हाँ हाँ बिल्कुल सही गया, वो अंडरवर्ल्ड पावर्स के साथ ना कंबाइन हो चुकी है और एग्जैक्टली वही लड़की, मैं अच्छे से उसकी मेमोरीज को भी देख पा रही हूँ, वही लड़की जिसका नाम सूके है मैं उससे मर्ज कर पा रही हूँ। अभी तक ना तुमसे इतनी ज्यादा पावरफुल फाइट जो मैं कर पाई हूँ, इतनी ज्यादा ताकतवर फाइट जो मैं कर पाई हूँ ना, एक्चुअली मैं उसी की एग्जिस्टेंस उसकी जो पावर है मिली है ना मुझे, उसी की वजह से मैं तुमसे फाइट कर पाई हूँ इतनी खतरनाक और डेंजरस। यहाँ पे ना थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे कोई ना अपनी बात को बोलेगा, मतलब बैकग्राउंड में कुछ इमेजेस दिखाई जाएगी और कोई बंदा ना अपनी बात को बोल रहा रहेगा, बट हम नहीं जानते कि वो सूके है या फिर ये इल्यूजन वाली डिमोनिक लड़की है जो अपनी बात को बोल रही है। वैसे तो आप लोग डिमोनिक लड़की सोच के चलो अगर आपको लगता है कि हाँ डिमोनिक लड़की बात को बोल रही है, बट मैं तो सूके चल के सोचता हूँ कि शायद सूके भी बोल रही होगी, बट कुछ नहीं कह सकते कि आखिर ये बात को बोल कौन रहा है। यार कोई ना बैकग्राउंड में बोल रहा रहता है कि उसको नहीं पता कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट क्यों है और आखिर उसे करना क्या है, उसका मकसद क्या है करने के लिए, फिर वो इतना ज्यादा हार्ड वर्क क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है। जो अभी तक उसके साथ पास्ट में चीजें हुई हैं, जो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उसके साथ जो अभी तक हुआ है और इतने ज्यादा लंबे समय से वो एक स्नोई नाइट में चलती रही है उस ब्रिज के ऊपर, एक ऐसे रास्ते पे वो आगे बढ़ती गई है जिसके बारे में वो खुद ठीक से नहीं जानती कि आखिर वो किस रास्ते के ऊपर बढ़ रही है। बट फिर भी जो लाइफ है ना वो एक ड्रीम की तरह है, जिस ड्रीम को आप जी रहे हो और वो काफी दर्दनाक। आखिर में बस वो यही कहती है, आखिर वो कौन होती है वो नहीं जानती, बट हाँ वो यही कहती है कि मैं नहीं जानती आखिर मैं हूँ कौन। उसके बाद ना सीन पुराना दिखाया जाता है जहाँ पे बंदा वही जो सूखे होता है ना उसका भाई आगे बढ़ता है और कहता है बर्जर्कर सेलेस्टियल लिनिएज, और उसके साथ ही वो अपनी जो स्पीयर होता है पावर होता है उसको शोन अप करता है ना कि चलो मैं आगे बढ़ के ना इस मॉन्स्टर को पहले मार डालूंगा। और ये वही बंदा था जो यहाँ पे हमारे एपिसोड 1 में स्टार्टिंग में मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए ना सबसे पहले आगे बढ़ा था। वो जो एक ड्रीम होता है ना उसी ड्रीम के अंदर ना सूखे को भी घंटे पहले दिखाते हैं, जब जो सूखे है ना उसको उस लड़की ने यानी वो डिमोनिक लड़की ना अपने डिवाइन ड्रीम के अंदर फंसा दिया था। वो लड़की ना उसी ड्रीम के अंदर होती है, इस ड्रीम के अंदर ना मतलब उसी ड्रीम के अंदर होती है जहाँ पे हमारा जो पहले एपिसोड में ना वो बड़े से पावरफुल मॉन्स्टर के साथ ना हमारे ज़ैंगरन और उसकी टीम ने फाइट की होती है, यानी वो स्टार्टिंग पहले एपिसोड वाला मॉन्स्टर, वो पावरफुल मॉन्स्टर जिनके साथ इनकी टीम का सामना हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहले वही आगे बढ़ा बंदा जो था ना वो बढ़ा था और कहता है चलो सभी लोग आगे बढ़ो, हम ना इस हिडन बॉस को मार डालते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे काफी घुटन महसूस हो रही है। तो चलो पहले मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरी बहन है ना सूके वो मेरा इंतजार कर रही होगी, तो चलो मैं इसको जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। तो सूके भी कहती है कि क्या ये मेरा ब्रदर, ये तो मेरे भाई की आवाज है, आखिर ये कौन सी जगह और ये क्या ये कोई डंजन है। और वहीं पे ना वो जब पहले हमला करने के लिए ना उस पावरफुल मॉन्स्टर से हमला कर रहा होता है तो आखिर में उन्होंने एक पावरफुल हमला करता है, जबकि हमारी सूके भी पीछे से भागते हुए आती है जो कि एक इल्यूजन या हम बोल सकते हैं एक ऐसे मिराज में है। तो वो कहती है कि भाई भाई आखिर क्या तुम यहाँ पे फाइट क्यों कर रहे हो, यहाँ पे क्या चल रहा है। वो ना भागते हुए उसी कमरे के अंदर जाने लगती है जहाँ पे हमारा सूके का बड़ा भाई होता है ना वो फाइट कर रहा होता है इस मॉन्स्टर के साथ। तो दिखाते वो जब दरवाजा खोल के अंदर आती है ना तो साथ ही वो देखती है कि उसके सामने जो भाई होता है ना उस बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके आगे गुजर जाता है। तो ये कहता है कि ये तो छोटा बच्चा था भाई मेरे सामने, मैंने तो उसको हरा दिया। तो साथ ही वो कहता है सूके सूके तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, तुम्हें तो घर पे होना चाहिए था ना, मैं वापस आ ही रहा था। तो सूके भी कहती है कि नहीं भाई मुझे आपसे मिलना था। उसका भाई भी कहता है ना कि चलो ठीक है मैंने भी बॉस को हरा दिया तो दोनों हम घर ना साथ में चलते हैं और वहीं से रामेन मैं तुम्हें खिला दूंगा रास्ते पे होते हुए। तब मुझे कि आखिर तुम खाना क्या चाहती हो, चलो कहीं ना कहीं हम रेस्टोरेंट में चलते हैं और आराम से वहाँ पे ना बैठ के खाना खाते हैं। तो सूके भी बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि फाइनली वो दोबारा अपने भाई से मिल चुकी है, जो बताया गया था कि वो मर चुका है। तो सूके से ना वो बंदा कहता है कि चलो ठीक है अब कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ना काम आसान कर देता हूँ, तो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। वैसे रोना ना बंद करो, हमारी
तुम्हारे पास काफी क्रिस्टल है ना, इनको बेच के काफी मतलब रेयर आइटम को बेच के ना काफी पैसा मिल जाएगा, आराम से ना अपना गुजारा भी कर लेंगे। बट दिखाते हैं ना ज़ैंग पीछे से आ जाता है और बोलता है कि मुझे माफ करना। और ज़ैंग की आवाज सुन के ना सूके काफी डर जाती है और कहती है क्या ये वही हो सकता है। ज़ैंग आता है और कहता है कि चलो बस बहुत हुआ, तुम्हारा मिलना मिलना बहुत हो गया, अब मैं चलो काम खत्म करता हूँ। और एक ही स्लैश के साथ ना उसके भाई की गर्दन उड़ा देता है और सूखे के सामने ना उसके भाई की जान ले लेता है। जब सूखे के सामने ना वो उसके भाई की जान को ले लेता है तो सूखे भी बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है और ज़ैंग भाई मुस्कुरा रहा रहता है। और यहाँ पे सूखे के भाई की जो गर्दन होती है ना वो दूसरी तरफ होती है, जबकि बाकी के लोग ना देख रहे रहते हैं और कहते हैं कि जरा देखो तो उसने अपना कमीनापन दिखाई दिया। वो लोग ना ज़ैंग की साइड पे होते हैं, कुछ बंदे जो हमारे जो सूखे के भाई के साथ टीम बन के आए थे ना वो लोग भी ज़ैंग की साइड में कहते हैं ना कि भाई तू भी तो बहुत कमीना है यार, तूने तो कमाल कर दिया, चलो हम इनको रेयर आइटम को बेच देंगे। ज़ैंग भी कहते हैं हाँ क्यों नहीं, एक बार जो रेयर आइटम है ना इसके भाई के मर जाने के बाद हम बेच देंगे ना सारे रेयर आइटम को, तो हम सारा हिस्सा अपने अपने में बांट लेंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो दूसरा भी कहता है हाँ सही कह रहा है ज़ैंग। सूखे को ना इतनी ज्यादा गुस्सा आ जाती है, वो मन में कहती है कि कमीने ज़ैंग, अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। और अपनी पावरफुल जो इवॉल्वर गन रहती है, कोई भी गन रहती है ना खतरनाक से, उसको निकाल लेती है। ज़ैंग कह रहा रहता है कि अच्छा तू लड़की तो मुझे इतना हिट करती है कि तू मुझे मारने वाली है, जल्दी से मुझे हिट कर, मुझे जितना हिट कर सकती है अपने डेप्थ में जितना भी हिट कर सकती है ना सबको बाहर निकाल दे और मेरे पास सारा गुस्सा उतार दे। मैं ही हूँ वो कमीना जिसने तेरे भाई को मारा है ना, तब से तेरे भाई के साथ हूँ जब तक मैं यहाँ पे उससे ना फायदा नहीं उठवा लेता। मैंने तुमसे उसका इस्तेमाल किया था, जब तक मैं करता रहा, जब तक मुझे मटेरियल मिलता रहा। कितना मजाक है कि तुम्हारा जो भाई है ना मस्कुलर इडियट था, बोल सकते हो, बस ऐसी खाल वाला मोटी खाल वाला बस हट्टा कट्टा इडियट था जिसका मैं बस फायदा उठा रहा था। और मुझे यहाँ पे वो चीज मिल गई जो मुझे चाहिए थी, अब मुझे तुम्हारे भाई की कोई जरूरत नहीं, इसलिए मार डाला। भाई को ना उसका इतना ज्यादा मजाक बना देता है, इतना ज्यादा बोल देता है, बट लड़की ना अभी भी हिचकिचाती रहती है हमारे ज़ैंग को मारने के लिए, क्योंकि वो समझ जाती है कि यार ये ज़ैंग नहीं है, मतलब इतना ज्यादा बुरा तो नहीं। लड़की जब यहाँ पे हिचकिचाती रहती है और ज़ैंग को शूट करने के लिए ना हेजिटेट कर रही रहती है, तो साथ ही वो कहती है ज़ैंग के चेहरे को देख के कि नहीं तुम ज़ैंग नहीं हो। तो साथ ही वो लड़की ना बाहर निकल जाती है और कहती है अरे यार बेकार हो गया सब। लड़की कहती है कि ये सिंपल है कि यहाँ पे ये हॉरस की पावर है, तुम हॉरस का इस्तेमाल कर रही हो ना, यहाँ पे एक इल्यूजन क्रिएट कर रही हो जो कि काफी ज्यादा रियल दिखता है, बट मैं मानती हूँ कि ये वाकई में सच नहीं है, क्योंकि मैं ज़ैंग को मिल चुकी हूँ और ज़ैंग ने मेरी जान बचाई भी है। तक कि स्टार्टिंग में मुझे जानता भी नहीं था, बट फिर भी उसने पूरी मेरी जान को बचाया, अपनी पूरी जान को कुर्बान करके भी उसने मेरी जान बचाई। तो तुम्हें क्या लगता है कि जब वो मुझे यहाँ पे मेरे भाई को मारेगा तो मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर लूंगी, तुम्हारे ड्रीम के अंदर फंस जाऊंगी। ऊपर से ना आपको याद ही होगा कि पिछले कुछ एपिसोड पहले ना यहाँ पे इस लड़की ने ना ज़ैंग के ऊपर ना गन रख दी थी और यहाँ पे उसके ऊपर गन को चला दिया था। लड़की यही कहती है कि मैंने उस टाइम पे ना इनके मुंह पे गन रख दी थी, पर ना गन को चलाने के बाद भी जो ज़ैंग था ना वो फैंटम स्किल का सिर्फ यूज किया था, बट मेरे अटैक को ना वो आसानी के साथ डॉज कर सकता था, उसकी स्पीड इतनी थी, पर उसने यहाँ पे डॉज नहीं किया, बस उसने फैंटम स्किल का यूज किया। मेरी जो गोली थी ना वो उसके आर पार हो गई, उसको अभी भी रिग्रेट है, उसको अभी भी उसे पछतावा है मेरे भाई के मर जाने का। वो अभी तक ना पूरी टीम के मर जाने के पछतावे में जीता रहा है, इतना समय हो चुका है पर वो जीता रहा। अब मतलब सभी पूरी टीम के लोगों के मर जाने के बाद भी पछतावे में जीता रहा है। भला मैं कैसे तुम्हारी इस झूठी मोटी इल्यूजन पे भरोसा कर लूं, फिर भी तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे भाई को ना इल्यूजन में एक बार मुझे दिखा दिया। तो बस मेरा बस इतना ही देखना था कि हाँ मेरा भाई, मैं खुश हूँ कि हाँ मेरा भाई जहाँ पे भी होगा वो काफी खुश होगा। बस ना ज़ैंग सेकंड क्लास का हंटर है ये मैं मानती हूँ, यानी कि वो क्लास का हंटर है जिसके पास दोनों ही तरह की एबिलिटीज है, एक तो हीलिंग और दूसरी है असैसिन टाइप की। तो उसमें से ना ज़ैंग चाहता तो वो सेकंड एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, यानी कि अपने दो डैगर का इस्तेमाल करके ना यहाँ पे मेरे भाई को भी मारता ही नहीं, यानी कि वो भला अपने से दो डैगर का इस्तेमाल क्यों करता है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे बस ये तुम्हारी चाल है, मुझे यहाँ पे जाना फंसाने के लिए, तुम बस यहाँ पे नफरत पैदा करना चाहती हो, वो नफरत जो मैं बस ज़ैंग के प्रति रखती हूँ, इसकी वजह से तुम्हारी पावर यहाँ पे बढ़े। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ जो तुम्हारी जान में यहाँ पे फंस जाऊंगी। लड़की भी कह रही रहती है ना कि तुम भले ही कितनी स्क्रिप्ट यहाँ पे लगा दो और कितनी पूरी जान लगा के ना एक अच्छे से स्क्रिप्ट को रेडी कर दो, बट कोई फायदा नहीं। हॉरिस भी आगे बढ़ते हुए कहती है कि अच्छा तुम्हें लगता है यहाँ पे तुम ऐसा करने से भले मेरी डिवाइन ड्रीम से बाहर निकल जाओगी, तो फिर वैसे ऐसे भी कुछ नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है कि मैं यहाँ पे किसी कॉम्प्लिकेटेड डिवाइन ड्रीम को ना यहाँ पे बना नहीं सकूँ। मैं हॉरिस हूँ, मैं यहाँ पे कैसे भी जो कॉम्प्लिकेटेड डिवाइन ड्रीम्स है ना उसको बना सकती हूँ, कि यहाँ तक कि एक्सप्लेनर्स को भी मुश्किल हुई एक्सप्लेन करने के लिए, पता लगे मुझे बहुत मुश्किल हुई थी, बट मैं तो कुछ छोटी मोटी स्किप कर देता हूँ बातों को, खैर वो ज्यादा जरूरी भी नहीं होती, तो इस वजह से थोड़ा आसान हो गया इसको समझना। तो हॉरिस भी कहती है ना कि यहाँ पे ये जो चीज चल रही है वो सिंपल वायलेंस है, वायलेंस जो है ना वो चीज इंसान को पूरी तरह से बर्बाद भी कर देता है। बस मुझे तुम्हारा वो वायलेंस ही देखना है, वो वायलेंस जो तुम दिखाती हो तो उससे मुझे पावर्स मिलती है, जो मुझे पावर्स चाहिए अंडरवर्ल्ड के लिए, उसको ना मैं अपने नॉरिशमेंट के तौर पे यूज करके ना एक बार खा लूं तो मेरी पावर ना 10 गुना बढ़ जाएगी। मैं ना लोगों को डिवाइन ड्रीम में इसलिए डालती हूँ जिससे मैं उनकी जो रिवेंज की भावना है, बदले की भावना है ना उसको काफी ज्यादा बढ़ा दूं, जिससे तुम अपनी बदले की भावना के साथ ना यहाँ पे वायलेंस करो और यहाँ पे उस लड़की की ना जान ले लो और जिससे मेरी पावर बढ़े। मैंने नहीं सोचा था ना कि यहाँ पे तुम आगे बढ़ के उस बंदे के ऊपर हमला नहीं करोगी, बल्कि अपने भाई को देख के ना खुश हो जाओगी और शांत हो जाओगी ना। डिवाइन ड्रीम का ना इस्तेमाल किया सिर्फ और सिर्फ अपने भाई को देखने के लिए और अपने गुस्से को शांत करने के लिए, और तुमने देखो वैसे ही किया। तुमने यहाँ पे अपने आप को ना बदले की भावना से नहीं
बल्कि यहाँ पे अच्छाई की भावना से अपने आप को ठीक कर लिया और केओस की बदला ये तुमने यहाँ पे एक खुशी का चुना, यानी कि तुमने अपनी समझदारी दिखाई और तुम काफी ज्यादा ब्रिलियंट हो जो मेरे यहाँ पे जाल में नहीं फंसी। बट फिर भी क्या तुम क्या ही तो कर लोगी बच्ची। तो यहाँ पे हमारी लड़की को गुस्सा आ जाता है, ले भाई हमला कर देती है उस बंदे के ऊपर, उसके ना बगल वाला जो हिस्सा होता है ना उसको डिस्ट्रॉय कर देती है ना, तो वो साइड में हटके ना बच जाती है और लड़की भी बहुत ज्यादा हैरान कि यार ये तो बच गई मेरे हमले से। तो साथ ही यहाँ पे ना हॉरेस भी कह रही रहती है कि सूखे ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें नहीं जानती, बल्कि मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर ना बहुत ज्यादा घुस के देख चुकी हूँ ना, तुमने इतना ज्यादा कुछ किया सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से इतनी ताकतवर बनी और यहाँ पे हांग टू गिल्ड में आई जैसे तुम यहाँ पे बदले की भावना से ना उस लड़की की जान ले सको जिसने तुम्हारे भाई को मारा है और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे भाई को उसने मारा है। इससे बदला लेने के लिए ना हांग टू गिल्ड में आई। तुम्हें क्या लगता है हांग टू गिल्ड वाले ना तुम्हें छोड़ देंगे बड़ी आसानी के साथ कि तुम लड़के को हरा नहीं पाई? तो क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग तुम्हें जाने देंगे क्योंकि तुम इतना ज्यादा आगे बढ़ चुकी हो, हांग टू गिल्ड में भी तुमने ज्वाइन कर लिया है? तो तुम्हें वाकई में लगता है क्या हांग टू गिल्ड तुम्हारा असली घर है? और हांग टू गिल्ड भी ना वो भी तुम्हें असली करना बहुत जल्दी दिखाएंगे। हमारी सुके ना कहती है कि चलो जल्दी से ना अपने आप को स्विच कर लो बिक्स, मैं चाहती हूँ जल्दी से ना हैकर मोड में स्विच कर लो। तो उसकी जो साथ वाली बिक्स रहती है उसका जो टूल रहता है ना वो आगे बढ़ता है और यहाँ पे ना हैकर मोड में शिफ्ट होने लगता है, जबकि बैकग्राउंड में ना हमारी सुके कैरी होती है। शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं है ना कि अंडरवर्ल्ड जो होता है ना वो एक ऐसा डोमेन टाइप का सिस्टम होता है ना कि जिसको हम सिस्टम के द्वारा भी हैक कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास सिस्टम और अगर हमारे पास हैकर की एबिलिटी हो ना तो हम इस इल्यूजन को भी स्किल्स और सिस्टम के साथ ना आसानी के साथ तोड़ सकते हैं, क्योंकि इल्यूजन ही कुछ ऐसा होता है जो कि सिस्टम लेयर के साथ बना होता है। मैं ना अपने स्किल्स का यूज करके तुम्हें दिखाऊंगी कि कैसे यहाँ पे मैं अपनी हैकिंग स्किल के जरिए ना तुम्हारे इल्यूजन तक को हैक कर सकती हूँ। मतलब हैकर को ना तुम बहुत ज्यादा कम समझ रही हो। सूखे की क्लास है ना वो हैकिंग के रिलेटेड है, तो एज वी नो कि वो अपना हैकिंग शुरू कर देती है और वो हैकिंग में ना सबसे टॉप की टैलेंट लड़की है। तो साथ ही वो भी कहती है तो सूगे ना वो भी यहाँ पे एक टॉप की टैलेंटेड हैकर है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। मतलब वो भी दिखा देती है अपनी हैकिंग स्किल और साथ ही वो ना अपने मिक्स के साथ जो भी विक्स होती है ना तो विक्स के साथ ही वो अपनी हैकिंग शुरू कर देती है ना कि चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और साथ ही कहती है सिस्टम सक्सेसफुली जो है ना हैक्ड कर लिया गया है और एडमिनिस्ट्रेशन मोड ना एक्टिवेटेड हो रहा है। और साथ ही ना वो कहती है कि मैंने कैप्चर भी कर लिया और बहुत जल्दी ना तुम्हारा जो इल्यूजन है ना मेरे अंडर कंट्रोल में आ जाएगा। तो लड़की भी कहती है तो काफी सुंदर है लड़की, तुमने भी कमाल कर दिया था कि मैं को भी शॉक कर दिया। तुमने ना मेरी जैसी हॉरेस जिसको डिवाइन ड्रीम का ना गॉड भी कहते हैं बोल सकते हो, इतनी पावरफुल ड्रीमर लड़की भी कहते हैं कि जो अपने लोगों को ना ड्रीम में फंसा सकती है और मेरे जैसे हॉरेस से ना कोई बच नहीं सका है। बट फिर भी तुम्हारे जैसे सिस्टम कोड या जो भी चीज तुम कर रहे हो ना सिस्टम हैकिंग वगैरह तुमने भी मुझे घबरा दिया है। उसके बाद ना लड़की को दिखाते वो यहाँ पे अजीब सा ही चेहरा बनाते हुए कहती है ना कि देखो अब तुम नहीं बचोगी लड़की, भले ही तुमने यहाँ पे सिस्टम कोड के जरिए ना मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया और मुझे भी अपनी ना शो करने दिया, अपनी पूरी पावर को दिखाने पर मजबूर कर दिया है। तुम ना ड्रीम के डेप्थ को नहीं जानती, जो सच्चाई होती है ना सपनों की गहराई होती है उसको तुम नहीं जानती और मेरी जो अनलिमिटेड पावर है ना उससे तुम नहीं बच सकती लड़की। थोड़ी देर के लिए ना थोड़ा सा इंतजार कर लो, तुम्हें मैं अपनी पावर्स का ना थोड़ा नजारा दिखाती हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए। और अपनी जो टेंटिकल्स या पावर्स होती है ना उसको इतना ज्यादा बढ़ा देती है कि वो टेंटिकल्स के साथ आगे बढ़ती है। लड़की कहती है कि ले यूजलेस है भाई और उसके ना अटैक को गायब कर देती है, तो बोल सकते हो डेसिपेट कर देती है। और बोलती है कि तुम्हारी जितनी भी हमले है ना मेरे सिस्टम के सामने बकवास है, मैं अपने सिस्टम का जब इस्तेमाल करती हूँ तो मेरे सामने तुम्हारे अटैक भी बेअसर है। बोल रही होगी तुम्हारे जो ड्रीम का जो डेप्थ होता है, ड्रीम की जो गहराई है ना उसके सामने मेरे सिस्टम वीक है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, अदर वर्ड से कहूँ ना तो हो रहा मान लो मैं तुम्हारी जो अपोनेंट हूँ ना बहुत ज्यादा खतरनाक हूँ, तुम्हें मुझे हल्के में नहीं लेना चाहिए था। तो वो कहती है अपने साथी कंप्यूटर से कि बिक्स चलो एक्टिवेट कर दो उटोपियन मोड को। जब वो उटोपियन मोड को एक्टिवेट करती है ना उसका तो लुक ही चेंज हो जाता है। वो कह रही रहती है कि कोड नेम है द स्पिरिट ऑफ क्रिएशन लिमिट और उसके साथ ही भाई अलग ही लेवल का वो उसका ना पूरा फॉर्म ही चेंज हो जाता है और मतलब डेंजरस लग रही है। साथ ही वो कह देती है कि चल मर जा होरस और उसके साथ ही वो फाइट को शुरू कर देती है और वो बहुत सारी गोली ना होरस की तरफ बरसाती है और उसमें से जो आखिरी वाली गोली होती है ना वो जाके लग जाती है और होरस वहां पे ना डिस्ट्रॉय मान लो कि डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहां पे ना पूरा धुआं धुआं हो जाता है और होरस का ना क्रिस्टल सामने होता है। लड़की कहती है क्या होरस मर चुकी है? वो भी शौक होती है कि क्या वाकई में उसने होरस को आसानी से हरा दिया है। कहती है कि ये होरस का डिविनिटी फ्रेगनेंट होगा और उसको वहां पे वो उठा लेती है। बट अचानक से वो शौक तब हो जाती है जब वो डिविनिटी फ्रेगनेंट जो होता है ना उसके साथ मिक्स हो रहा रहता है, मर्ज हो रहा रहता है। लड़की भी शौक हो जाती है कि ये मर्ज क्यों हो रहा है और क्या इसका मतलब है कि, और साथ ही होरस के पीछे से आवाज आती है और वो कह रही रहती है कि छोटी बच्ची तेरे को क्या लगता है कि तू इतने के साथ मुझे हरा सकती है? नहीं छोटी बच्ची, मुझे अभी के लिए ना नहीं हरा सकती, तेरे पास इतना पावर नहीं होगा। तो होरस भी यहाँ पे ये कहती है कि तू मुझे इतनी जल्दी ना डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती और मैं जानती हूँ कि तूने कितना ज्यादा सफर किया है और तेरी जो फेट है ना वो लिखी जा चुकी है। और उस लड़की को ना यानी वो सूखे होते हैं ना उसको वो काफी ज्यादा मैनिपुलेट कर रही होती है और उसको मैनिपुलेट करते हुए बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें बोलती है जिससे हमारी जो सूखे होते हैं ना वो भी जो माइंड होता है ना वो ब्लैंक होता जा रहा होता है। ऊपर जो बंदी होती है वो उसके माइंड पे पूरा कंट्रोल पाने लगती है। सूखे ना वहाँ पे उस डीमन में मर्ज होने से पहले ना कुछ यही बातें करती है कि अगर ये वर्ल्ड का ट्रुथ है तो मैं इसको एक्सेप्ट
नहीं करती। इसके बाद ना वो हॉरस बन जाती है। बोल सकते हो दोनों एक तरह से मर्ज हो जाते हैं। ऐसा तो कहना हमारे सूखे का है या फिर उस डीमन का है, किसी का भी है, बट है तो इसका ये एक खतरनाक सा पोज देने का क्या मतलब है। तो उसके बाद ना ज़ैंग को यहाँ पे पता चलता है कि इसके अंदर सूखे यार सूखे के साथ ये लड़की मर्ज हो चुकी है। तो वो वहाँ पे स्टिल खड़ा होता है, जबकि साथ में हॉरस का जगह होती है ना, उसके पिरामिड के अंदर ना हमारा ज़ैंग उसके सामने तलवार खड़ा होता है। और यहाँ पे उससे बोल रही होती है कि ज़ैंग आखिर क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ पे आगे क्यों नहीं बढ़ते, क्यों नहीं मारते, मुझे मारो ना, मुझे मारो ना प्लीज। फिर तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो, आखिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, जल्दी से कुछ करो ना, मुझे इजीली मार सकते हो, यहाँ तक कि मुझे आसानी के साथ मार सकते हो, पर फिर भी तुम मार क्यों नहीं रहे। उसके बाद ना हमारा ज़ैंग जो होता है ना सूखे की तरफ अपनी तलवार करके खड़ा होता है, पर उस पे अपनी तलवार नहीं चला रहा होता है। इस वजह से वो लड़की ना उसका फायदा उठा रही होती है, बोलती है कि लड़की तुम मुझे मार क्यों नहीं रही, क्या तुम इस वजह से नहीं मार रहे क्योंकि अभी भी तुम्हें लगता है कि सूखे मेरे अंदर जिंदा है। तो मैं बता दूं ना कि सूखे की जो सोल है ना वो डिस्पेयर हो चुकी है, बोल सकते हो गायब हो चुकी है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे सूखे को बचा लोगे? को लगता है कि तुम मेरे ऊपर तलवार को नहीं चलाओगे तो सूखे बच जाएगी, है ना। जो ह्यूमन बीइंग सूखे थी वो सूखे नहीं रही जिसको तो हम पहले जाना करते थे या मान सकते थे, बट अभी के लिए वो सूखे ना पूरी तरह से एक नॉरिशमेंट बन चुकी है मेरे लिए। और तुम एक बहुत बड़े उल्लू के पट्टे हो जो तुम नहीं जान पा रहे। अभी जो सूखे है वो तुम्हारी सूखे नहीं है। और इनफैक्ट अरे साथ वाला जो तुम्हारा बुद्धू वाला जो टीममेट है ना, या जो तुम्हारे साथ है अभी मेरे साथ फाइट कर रहा था, वो बंदा भी आउटसाइड बहुत ज्यादा ही बुद्धू बना बैठा है और उसको भी लगता है कि वो मुझे हरा देगा, बट उसकी भी ना ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऊपर से ना लड़के तुम शायद नहीं जानते कि किसी इंसान या किसी को चाहने के प्रति जो तुम्हारी फीलिंग्स है ना, ये फीलिंग्स इतनी ज्यादा डरावनी है कि तुम्हें ये काफी ज्यादा कमजोर बना देती है ह्यूमन। अरे जैसे ह्यूमन ना तभी यहाँ पे दुश्मनों से हारते हैं क्योंकि वो अपने ऊपर ना इमोशंस को हावी होने देते हैं, इसलिए तुम्हारी हार होती है। इसी वजह से ना तुम्हारी वीकनेस नहीं, तुम्हारी जो फेट है उसको चुन लिया है, तुम्हारी किस्मत लिखी जा चुकी है कि तुम ल्यू वैन ही और साथ ही लड़के तुम मारे जाओगे, तुम दोनों यहाँ पे। मैं इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं कि तुम मुझे कैसे मारोगे और कैसे अपने आप को वेकेंट कर पाओगे और कैसे अपनी पावर्स को बढ़ा पाओगे। बस तुम अपने आप को ना नथिंग लेस में खींचते जा रहे हो। पर ना तुम्हारे साथ जितने भी लोग हैं ना वो अलग से भी तुम्हारे साथ जाएंगे और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो जो बंदा है ना ल्यू, उसको भी मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास भेज दूंगी, पर अभी के लिए तुम अपने काम को खत्म कर लो, यानी तुम्हारा काम मैं यहाँ पे खत्म कर देती हूँ, उसके बाद मैं बाकियों को भी भेज दूंगी, तो चिंता नहीं करने का। तो हमारा हीरो भी कहता है तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे तुम ऐसा समझती हो कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, और हर तुमने ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसे ही सोचा था कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और मुझे बहुत ज्यादा कम आंक आता। उस समय पे जब तुम लोग मुझे कमजोर समझ रहे थे ना, तो मैंने अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझा। मैंने समझा था कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ ऐसा इंसान जो कि यहाँ पे सर्वाइव करना चाहता है और अपनी पावर्स को बढ़ाना चाहता है। तब मैंने बस ऐसी पहली बार हंटर बनने का चुना जिससे मैं अपने माँ के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकूँ। तब मैंने यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों को देखा जो मेरे ऊपर ना लुक डाउन करते थे, बोल सकते हो कमजोर आंकते थे, ये समझते थे कि मैं उनके नजरों के सामने ना सिर्फ कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं हूँ। ऊपर से ना मुझे एक ई रैंक का हंटर एवोल्यूशन का कार्ड मिला था और मुझे पता चला था कि मैं एक बहुत ज्यादा कमजोर ह्यूमन हूँ। मन से तो ज्यादा पावरफुल हूँ, बट मेरा ई रैंक मानता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। मैंने ये फैक्ट को भी मान लिया था कि हाँ मैं आगे चल के ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा और रियलिटी में मैं अपना ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा जब तक मुझे ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन ना मिला था। पहली बार मेरे सामने जो चीज खुली थी उससे पता चला था कि मुझे यहाँ पे ना फेट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो रियलिटी है। मानते हैं कि हाँ मैं कुछ ज्यादा नहीं कर पाऊंगा और मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ जो बन पाऊंगा। उसके बाद ना हमारा हीरो यहाँ पे बोलता है कि मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बना क्योंकि मुझे बनना था, और ऊपर से मैंने यहाँ पे अपनी गलती ये नहीं मानी कि यहाँ पे मेरी वजह से ये सब हुआ है, ये मेरी फॉल्ट है, ऐसा मैंने नहीं सोचा कि ये दुनिया ही ऐसी है जहाँ पे हंटर्स जो होते हैं ना हर बार अपनी जान को खतरे में डाल के मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं जिससे वो मॉन्स्टर को मार के ना अपना जीवन को जी सके। हंटर्स का काम ही यही होता है जिससे वो अपनी ना जान पे खेल के यहाँ पे अपने जितने भी प्यारे लोग हैं ना उनको यहाँ पे खुश रख सके। इसी वजह से वो हंटर का काम चुनते हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनको यहाँ पे कोई मजा आता होगी जिस वजह से वो हंटर का काम ना शुरू कर दे। हमेशा डेथ होना हंटर्स के लिए जब वो मॉन्स्टर के साथ फाइट करती है एक नॉर्मल सी बात है। ऊपर से मैंने ऐसा नहीं सोचा कि हाँ ये हमेशा ही से मेरी गलती थी। इसी वजह से ना मैंने बस ये माना कि मेरी वजह से कहीं ना कहीं सभी लोगों की भी जाने गई हैं, और मैंने यही ठान लिया था कि मैं अपने आप को ताकतवर बनाऊंगा जिससे मैं आगे चल के आने वाले जो लोग हैं जो मॉन्स्टर से हारने वाले या फिर वो मरने की कगार पे है, तो उनको बचाने के लिए और उनको रक्षा करने के लिए ना मैं अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाता रहा। दिन है ना ये दोबारा ना देखना पड़े। ऐसा भी नहीं है कि मैंने अपने आप को ताकतवर बना दिया कुछ हद तक तो मैं अपने आप को ठीक महसूस करवाने लग जाऊंगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। बल्कि एक्सट्रीमली बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं वहां पे नहीं होता, अगर मैं वहां पे होता ही नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मेरे को अपने ऊपर वो गलती बैठाने की जरूरत भी पड़ती। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मेरा फॉल्ट है। इंग्लैंड कह रहा होता है उसी हॉरस लड़की से कि ये मेरी गलती है, और मुझे लगता भी है ये मेरी गलती है। अदरवाइज अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये मेरे को नहीं लगता इतने सारे लोगों की जाने जाती। तो हो रहा है तो मैं दूसरों के साथ खेलने में मजा आता है और दूसरों के दिल के साथ खेलने में तुम्हें और भी ज्यादा मजा आता है ना। तो चलो मैं भी तुम्हें एक सच बात बता ही देता हूँ। मुझे यहाँ पे ना सारे जो मेरे दोस्त मरे हैं उस डेंजन के हादसे में, मुझे बहुत ज्यादा पछतावा है। पर कहीं ना कहीं मान लो कि जो सीएन है जिसके साथ में मिला अभी दोस्त बनाऊं, मुझे उससे देख के लगता है, और ऊपर से वो टॉप टायर का हंटर जो कि फर्स्ट क्लास का हंटर है। उसके बाद मैंने कुछ ऐसे दोस्त भी बनाए हैं जिनसे मुझे लगता है मोटिव मुझे मिल चुका है, जिससे मैं अपने आप को मान सकता हूँ कि मैं अपनी जो फुल पावर्स है और मैं अपनी जो शक्ति है उसका इस्तेमाल कर
कर सकता हूँ। मैं सोचा था कि मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं बस स्ट्रॉन्ग बनाऊँगा अपने आप को, जिससे फ्यूचर में ऐसा हादसा ना देखने को मिले। बट अब मुझे लगता है कि मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी रक्षा करनी है। ये ना कुछ टाइम पहले दिखाते हैं, जब यहाँ पे जो हमारा ल्यू था वो हमारे ज़ेंगरेन के साथ आगे बढ़ रहा था ना होरेस की जगह पे जाने के लिए, तो वो जो बंदा ल्यू था वो कह रहा था, ज़ेंगरेन मेरे को ना तुमसे एक क्वेश्चन करना है। तो हमारा ज़ेंगरेन भी कहता है, हाँ बताओ कि क्या क्वेश्चन करना है मिस्टर ल्यू। तो सावित्री जो टॉप टायर पावरफुल रैंकर मिस्टर ल्यू होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं, तुम बताओ कि यहाँ पे हंटर क्यों बनना चाहते हो, आखिर ऐसा क्या चीज़ है जो तुम्हें हंटर बनने में फोर्स कर रहा है, और मतलब हंटर बनना क्यों चाहते हो। जबकि ज़ेंगरेन ने यहाँ पे कहा होता है कि मैं हंटर इसीलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि दुनिया ही उसको फोर्स कर रही है जिससे वो हंटर बने। दुनिया का प्रेशर ही इतना है, सिर्फ हंटर होने से ही वो उस दुनिया के प्रेशर को झेल सकता है, और वो अपनी पावर्स के ना असली मतलब को नहीं जानता। कहीं ना कहीं वो भी बात करता है और बोलता है कि मेरे को कहीं ना कहीं भी लगता है कि मेरे जैसे वीकलिंग को इस जैसी पावर्स का होना सही होगा। यानी एपिसोड 1 में जो हिडन बॉस के साथ जो मैंने फाइट की थी वो तो मेरे टीममेट्स ने की थी, उनमें से किसी एक को मिल जाती तो ज्यादा बेहतर नहीं रहता। ये थे और मैं आरवी के साथ था, आरवी काफी ज्यादा स्ट्रांग था और मेरा सबसे पक्का भी दोस्त था। ये पावर्स मिल जाती तो वो ज्यादा बेहतर रहता, मेरे जैसे कमजोर को नहीं मिलनी चाहिए थी। क्या मैं वाकई में डिजर्व भी करता हूँ ये पावर। तो साथ ही वो लड़की भी कह देती है कि नहीं बच्चे तू ये डिजर्व नहीं करता, तेरे जैसे बंदे को ना ऐसी पावर्स मिलनी ही नहीं चाहिए थी। कहती है कि मुझे ना यहाँ पे कमजोरी सी महसूस हो रही थी, तुम्हारे अंदर लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई हिस्सा जो है ना मुझे यहाँ पे कमजोर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, इतने ज्यादा डरपोक हो कि तुम पैंट में ना अपना पैंट ही गिला कर दो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं ना कहीं, बट मुझे पता चला कि ये तुम्हारी हड्डियों के अंदर जो तुम्हारे अंदर का डर है, जो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, असल में तुम्हारा असली डर ही है। यानी कि तुम पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हो, यानी कि अब वो तुम डरपोक इंसान नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। होरेस ना उसे लग रहा होता है कि ज़ेंगरेन उससे बात कर रहा है, बट एक्चुअली में हमारा ज़ेंगरेन ना बोलता है कि देखो ना होरेस, मैं यहाँ पे बस एक ही बात बोलूंगा, होरेस तुम नहीं जानती कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। तुम नहीं जानती क्योंकि तुमने अभी तक अपने किसी साथी या किसी फ्रेंड को मरते हुए अपनी आंखों के सामने नहीं देखा है। तुम्हारे को भी नहीं पता होता कि आखिर तुम्हें क्या आइडिया है, तुम क्या बोल रही हो, क्योंकि तुम कभी ह्यूमन थी ही नहीं। तुम ह्यूमन नहीं हो तो तुम्हें नहीं पता कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। मैं जिससे आंसर की उम्मीद कर रहा हूँ इंसान तुम नहीं हो, जो कि तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे आसपास में ना, मैं उससे बात कर रहा हूँ। मैं उससे जितनी भी अभी तक चीजें कही है मैंने उससे कही है, ना कि तुमसे। जितनी भी हमारे हीरो जो होता है ना पछतावी की बात कर रहे होते हैं ना, एक्चुअली में वो सूखे से कर रहा होता है जो होरेस के अंदर होती है। यहाँ पे जो वो लड़की थी ना जो डिमोनिक होरेस थी, उसने यहाँ पे हमारे हीरो से एक और बात कही थी कि जो सूखे है ना, तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो ह्यूमन लड़की भी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो ह्यूमन होगी। ऐसा सवाल उसने हमारे रैन से पूछा था, तो रैन भी कह देता है कि देखो तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सूखे ह्यूमन है या नहीं, तो मैं साफ साफ बोल देता हूँ कि मुझे बिलीव है कि सूखे जो है ना एक ह्यूमन है, और वो सच्ची ह्यूमन है। वो हड्डी का यूज करता है, जो कि पेट्रिफिकेशन होती है ना उसका स्किल का वो इस्तेमाल कर देता है, और वहाँ पे उसकी स्किल चालू हो जाती है, और यहाँ पे जो उसके टेंटिकल होते हैं ना होरेस के गायब होने लगते हैं। और कह रहा होता है हमारा हीरो, इंतजार कर सकता हूँ कि सूखे बस मेरा आंसर करे, मेरे को उम्मीद है कि यहाँ पे सूखे जरूर कुछ कहने वाली है। तो साथ ही सूखे तुम यहाँ पे बताओ कि आखिर तुम्हारा आंसर क्या है। तो साथ ही वो डिमोनिक लड़की भी कहने लगती है कि बच्चे तू नहीं जानता क्या कि वो तेरी जो सूखे है ना वो नहीं बची, तो किससे बात कर रहा है, तेरे को बोल देना चाहिए कि यहाँ पे मेरे सामने नहीं टिक सकता और घुटने पे आ जा, तो हो सकता है मैं तेरे को ना माफ कर दूं और तेरे को जिंदा जाने दूं। पता लगे लड़की की शक्ल देख के नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। खैर वो लड़की कहती है कि चलो ठीक है, अब तुम्हें मरने का इतना जल्दी है ना, तो लो भाई मार देती हूँ ना तुमको। स्पीड ऑफ नाइटमेयर का ना इस्तेमाल करती है और कहती है चलो मैं डिसाइड करूंगी कि अब तुम मरोगे या फिर जियोगे। और साथ ही वो कहती है गुड बाय रैन, और उसके साथ ही वो अपना हमला करती है जो कि सीड ऑफ नाइटमेयर होता है। बट यहाँ पे बट उसका जो हमला रहता है ना सीड ऑफ नाइटमेयर, उस पे ना कोडिंग होने लगती है। लड़की भी हैरान कि क्या कोडिंग, ये कैसे हो सकता है। बट यहाँ पे ना अंदर से आवाज आती है कि शट अप करके, और साथ ही ना वो लड़की भी उसको शट अप करती है। दोनों लड़कियां जो है ना आपस में शट अप खेल रही होती है, और साथ ही दिखाते हैं कोडिंग होती है, और वो लड़की कुछ ना कुछ करके ना सूखे अपनी बाहर आ जाती है, और अपनी जो पूरी फॉर्म है सूखे वाली से ना अपनी सूखे फॉर्म बना लेती है, और कहती है कि ज़ेंगरेन मुझे यहाँ पे बात करनी थी। तो साथ ही हमारा ज़ेंगरेन भी हैरान कि ये तो सूखे, और वो कहता है सूखे क्या तुम ठीक हो, तो मत करो, बस ऐसी थोड़ी देर वेट करो, हो सकता है मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने का ना कोई रास्ता ढूंढ लूं, मैं तुम्हें पक्का बचा लूंगा। बट सूखे कहती है कि नहीं, अब ऑलरेडी ना मैं अब वापस नहीं आ सकती, मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है। जो तुमने कहा ना मैंने वो सब कुछ सुन लिया है, तो अब मुझे यहाँ पे ना सब कुछ समझ में भी आ चुका है। अब मैं बस तुम्हें वो बताने के लिए आई हूँ जो बताने के लिए मैं यहाँ पे अपनी पूरी जान लगा के आई हूँ। जीवन जीने का जो बस सही रास्ता है ना, मुझे बस तुम्हें बस वो एक बार बता रहा था, तो बस मैं वो बताने के लिए, तुम्हें बस बताने के लिए यहाँ पे आई हूँ। ज़ेंगरेन मैं दुआ करती हूँ, और ज़ेंगरेन मैं यहाँ पे दुआ करती हूँ कि तुम समझोगे। मुझे पता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैं हूँ जिसको माफी मांगनी चाहिए, उल्टा मैंने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया, और मैं इतना ज्यादा पगला गई थी कि मेरे को भी समझ नहीं आया कि मैं यहाँ पे किससे बात कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ भी जांच पड़ताल नहीं की, और ऊपर से तुम पे इल्जाम भी लगाने लग गई। मैं तुम्हें यहाँ पे एक कातिल भी बना दिया, जबकि तुमने तो कुछ किया भी नहीं था। उल्टा तो तुम तो काफी ज्यादा डरते थे यहाँ पे हर एक चीज से, मॉन्स्टर तक से भी। लड़की ना हमारे ज़ेंगरेन के सामने ना काफी ज्यादा कोड के ना एक बैरियर बना देती है, जिससे शायद से मान लो बनाया है कि नहीं वो तो कंफर्म नहीं, बट हाँ वो ज़ेंगरेन को शायद से पास नहीं आने देना चाहती। कहती है कि देखो मैं अपनी ना लिमिट तक पहुंच चुकी हूँ, अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई चांस है जिससे मैं वापस आ भी सकती हूँ। वैसे भी मैं बस तुमसे यहाँ पे बस एक ही फेवर चाहती हूँ कि जो होरेस है ना तुम उसको डिफीट कर दो, उसके बाद में ना तुम्हें आखिर में जाके अपना मैं आंसर देने वाली हूँ। ज़ेंगरेन मैं तुम्हें यहाँ पे ना माफ करती हूँ, और वैसे भी तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और इसी के साथ ना उसका जो आखिरी बचे हुए थोड़ी सी जो शक्ति होती है ना, जिससे अपनी पूरी जान लगा के जो उसने शक्ति के साथ जो छोटा सा क्लोन बनाया था ना, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद ना वो क्रेजी बेकार, मतलब क्या ही बोलो यार, ये आ जाती है और बोलती है कि वो जो कमीनी कुतिया थी ना उसको तो यहाँ से जाना ही था, चलो अच्छा ही वो चली गई, अब मैं अपनी जो पावर है ना उसका इस्तेमाल भी कर पाऊंगी। वैसे उस लड़की के साथ मुझे ज्यादा पावर मिल रही थी, उस लड़की
लड़की ने ना कुछ सिस्टम के साथ करके ना मुझे यहाँ पे ना हटा दिया, यानी हम दोनों की जो आपस में जो हो रहा था, पावर्स मिल रही थी मुझे उस लड़की से, वो हट चुकी है। वो जो कम्युनिक होती है ना, वो चाहती तो अपने सिस्टम के साथ ना अपने आप को थोड़ा बहुत फ्री कर सकती थी, अपने आप को ना हटा सकती थी मेरे से। फिर में जाकर उसने क्या किया, अपने सिस्टम के साथ ना तुम्हें एक बद्दा बेकार सा मैसेज देने के लिए ना अपनी पूरी जान लगा दी, और उसने कहा क्या, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। क्या बकवास है, ये लड़की बेकार है। उस लड़की को ना ये भी नहीं पता कि वो सिस्टम में कितना ज्यादा घुस चुकी है, उसको तो खुद ही समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, बट फिर भी वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल तुम्हें सिर्फ एक मैसेज देने के लिए करती है। ह्यूमंस की ना मुझे भी समझ नहीं आती कि आखिर ये कैसे ह्यूमंस होते हैं इस दुनिया पे। और मेरी तो पावर यहाँ पे मुझे लग रहा है मैं अपनी आप पावर को ना बढ़ा सकती हूँ। तुम्हारे लिए काफी बच्चे ज़ेंग्रेन, तुम्हारे को मारना ना इतना भी काफी, तुम काफी ज्यादा वीक लेंगे ना, तुमको तो आसानी के साथ मैं मार डालूंगी। तो यहाँ पे ना हमारी होरेस उससे कह रही रहती है कि बच्चे तू बहुत ही जल्द ना मारा जाएगा, मैं तुझे मार डालूंगी, तू बहुत ज्यादा कमजोर है, आसानी के साथ मारना तो आसान होगा। तो साथ ही हमारा ज़ेंग्रेन भी अपने टी शर्ट को उतारते हुए बोल सकते हो, हुडी को उतारते हुए कहता है ना कि होरेस लगता है तुमने यहाँ पे कोई गलती कर दी है लड़की, तुम मेरे को जानते नहीं रहे, मैं असल में वो इंसान नहीं रहा जो मैं पहले था, अब मैं बदल चुका हूँ। जिससे तू पहले बात करी थी ना, वो ज़ेंग्रेन अलग है, और अभी जो तेरे सामने ना, तेरी जैसे डिमोनिक लड़की के सामने जो है ना, वो अलग ज़ेंग्रेन है। लड़की भी हमला कर देती है कि अच्छा चलो देख लेते कि तुम्हारी पावर ना बढ़ चुकी है कि नहीं, बस बकवास करने से तो नहीं लगता कि तुम इतने पावरफुल बनी भी गए होगे। तो साथ ही वो लड़की भी हैरान, क्योंकि उसका कोई भी हमला ना असर ही नहीं करता। तो हमारी सूखी होती है ना, उसने कुछ अपनी एबिलिटीज के साथ ना उसके हमले को ना एक तरह से डेसिपेट कर दिया होता है। मान लो वो अपनी पावर्स का ना अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रही होती। तो साथ ही ज़ेंग्रेन आगे बढ़ता है और कहता है कि देखो ये तभी होता है जब तुम्हारे जैसा जो पावरफुल डिमोनिक वाली होरेस है ना, जब वो सामने वाले को कमजोर समझती है ना, तो उसके साथ ऐसा ही होता है। तुमको ना लोगों के इमोशंस के साथ खेलने में और उनसे बातें बकवास करने में, उनको अपने जाल में फंसाने में ना काफी ज्यादा मजा आता है ना। तो साथ ही वो लड़की भी सोच रही होती है कि यार ये क्या हो रहा है, ये लड़का पास में आता जा रहा है, सीड ऑफ नाइटमेयर भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, आखिर ये लड़का कुछ कर रहा है या फिर वो सूखे वो कम्युनिक होती है ना कुछ किया है। तो साथ ही हमारा हीरो भी आगे बढ़ता रहता है, धीरे धीरे कदम को बढ़ाते हुए कह रहा रहता है, मैंने ना अपने आप को काफी कन्विंस किया, मैंने अपने हार्ट के अंदर जो इतना ज्यादा पछतावा जो भरा हुआ था इतना टाइम से, मैंने उसको काफी ज्यादा हटाने की कोशिश की, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो है। बट फिर भी मैं अपने आप को ऐसा नहीं कि वीकनेस मानने लगा हूँ, मैं अपने आप को कंफ्यूज भी नहीं मानता। मुझे नहीं लगता कि अब मैं कंफ्यूज भी रहूंगा, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि कैसे अब मुझे आगे बढ़ना है और कैसे अपनी पावर्स का ना सही लोगों पे इस्तेमाल करना है। लड़की भी हैरान, क्या वाकई में हमारे जैसे इंसान यहाँ पे दोबारा से कैसे अपनी मेंटेलिटी को ठीक कर सकता है। तो कैसे हम यहाँ पे तो एकदम बेकार थे, कचड़ा थे, तुम यहाँ पे नहीं बच सकते। और वो एक तरह मान लो उसे मैनिपुलेट करने लगती है, बट कोई फायदा नहीं होता, वैसे भी पूरी अपनी जान लगा देती है। बोलती है कि बच्चे तो कुछ नहीं कर सकता, देख तेरा ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन ना तेरे हाथ में नहीं है, वो जा चुका है, ऊपर से तेरे हाथ में ना एक ब्रोकन स्वॉर्ड है, टूटी तलवार है, क्या लगता है तेरे को तू मुझे हरा सकता है? नहीं कर सकता। हमारा हीरो सिर्फ कुछ शब्द कहता है जो कि होते हैं शट अप, और उसके साथ ही उसका काम को ना फिनिश कर देता है, और यहाँ पे सब मार डालता है मान लो। उसके बाद को मारने के बाद ना यहाँ पे काफी ज्यादा लाइटनिंग निकलती है और काफी ज्यादा एनर्जी फ्लो होने लगती है। तो साथ ही हमारा वो भी कहता है, मिस्टर लू या जो भी होता है, लू नाम का ये मतलब टॉप रैंकर, तो वो भी कह रहा रहता है कि क्या होरेस मर गई। साथ ही वो अपनी रिंग को बाहर निकालता है और साथ ही अपने मिस्टर लू से कॉन्टेक्ट करते हुए कहता है कि वहाँ का क्या हालचाल चल रहा है। तो साथ ही यहाँ पे दिखाते हैं होरेस के पिरामिड के बाहर ना, जब ज़ेंग्रेन और साथ ही वो टॉप टायर का लड़का, वो हट्टा कट्टा वाला बंदा ना जो ज़ेंग्रेन के साथ फाइट कर रहा है, ये दोनों जब अंदर चले गए ना होरेस के पिरामिड के अंदर, तो बाहर के सारे लोगों ने ना सारी चीजों को हैंडल कर लिया, क्योंकि हंटर एसोसिएशन को ना हम कम नहीं आ सकते, वो भी आसानी के साथ ना बाकी के बाहर के डीमंस के साथ कंट्रोल करने में ना बहुत ज्यादा माहिर है। तो जब मेन बंदा रहता है ना, वो कह रहा रहता है मिस्टर लियो कोई चिंता की बात नहीं, यहाँ पे सब ठीक है, कोई अंडर कंट्रोल है, मतलब सिचुएशन पूरी। तो साथ यहाँ पे ना उनमें से दूसरी तरफ भी दिखाते हैं पिरामिड सी, या फिर वैसे पता नहीं क्या कि पिरामिड का क्या है, बट हाँ उन्हीं में एक जगह में ना रिवर सिटी गिल्ड वर्सेस सिरिस द पावर ऑफ रिकार्नेशन का ना फाइट चल रहा होता है, और यहाँ पे भी ना एक अलग ही टाइप की पावरफुल बैटल चल रही होती है। फिर वहीं दूसरी तरफ भी दिखाते हैं कि कुछ हंटर फिर से वहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं, मतलब हंटर कुछ डीमंस के साथ वहाँ पे वो होता है क्लोवर गिल्ड वर्सेस यहाँ पे आइसिस गॉड ऑफ लाइफ एंड मैजिक करके। वहीं दूसरी तरफ वो स्ट्रीमर लड़की भी यहाँ पे ना फाइट कर रही रहती है, और साथ ही कह रही रहती है कि डबल एक्टिवेट एबिलिटी समनिंग, और वो भी अपनी समनिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करते ना काफी ज्यादा ब्लैक क्लाउड को क्रिएट कर देती है, और कहती है ये है क्वीन ईगल। नहीं उसने क्या एक्टिवेट किया है, बट कुछ समनिंग करके ना वो कुछ क्रोज और साथ ही अपने ब्लैक टाइगर को बुला लेती है। साथ कहानी सुनाने वाले भी कहता है कि ये कुछ है लीडर वगैरह, नाम नहीं जानते, बिना नाम वाले लीडर समझ लो, बिना नाम वाले लीडर्स का ना ग्रुप आगे बढ़ रहा है किसी को संभालने के लिए, किसी को ऑफेंड करने के लिए, तो इनके बारे में भी नहीं हम जानते। ऐसा नाम मैं नहीं कह रहा, लिटरली कहानी सुनाने वाला कह रहा होता है कि नाम ही नहीं पता इन लीडर्स का, बट आगे बढ़ रहे हैं हमला करने के लिए, कहीं पे तो जा रहे हैं। कहानी सुनाने वाले को गिल्ड का नेम भी नहीं पता, भाई क्या चल रहा है, मतलब लिटरली। खैर छोड़ो भाई, मतलब लोग जिनका कुछ भी नहीं पता, बट हाँ आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ फाइट करने के लिए। कुछ है गॉड ऑफ अर्थ करके कुछ मॉन्स्टर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ एट द सेम टाइम वहीं कुछ हम टॉप टायर फर्स्ट क्लास के जो हंटर है ना, उनको भी हम थैंक्स करते हैं, जिनको वेन फैंग लीड कर रहा है। इम्पी सारे लोग जो सिगल गिल्ड से ना टॉप हंटर करके, तो वो आगे बढ़ के ना आसानी के साथ सारी चीजों को हैंडल कर लिया, उनके लिए भी काफी ज्यादा आसान है सब चीजों को संभालना, तो वो भी काम कर रहे हैं अपना। उनका ना अलग जगह पे जाने का है जो कि होता है अनुबिस पहले से ना, वहाँ पे जाने के लिए वो बिल्कुल तैयार है, और वो दूसरे पिरामिड की तरफ ना आगे बढ़ रहे हैं। कहानी सुनाने वाला ये भी कहता है कि जो सूखे थी ना, जब वो होरेस द्वारा डिवावर कर ली गई थी और होरेस ने उसको डिवावर कर लिया था, तो वही दूसरी तरफ ज़ेंग्रेन और सीएन ने भी सेथ को डिफीट कर दिया था, जिससे जो म्यूटेशन की कॉपी थी ना वो रीसेट हो चुकी है। मान लो द रूल्स ऑफ द एनिमल्स ग्रेट पिरामिड डंजन का। तो साथ ही यहाँ पे दिखाते हैं एक बंदा जो होता है हांगटू गिल्ड का बंदा होता है, और हांगटू गिल्ड का बंदा ना अंदर जाते हुए कह रहा रहता है कि चलो अब ये हमारी बारी है, हम ये फाइनल बॉस का ना, जिसका नाम यहाँ पे अनुबस मान लो, अनुबस है ना, उसको यहाँ पे खत्म कर देते हैं, और यहाँ पे ज़ेंग्रेन की जो पूरी टीम है और जो भी ज़ेंग्रेन है ना, उसको बता देंगे हमारा जो हांगटू गिल्ड है ना यहाँ पे कितना ज्यादा पावरफुल है। हमारा हांगटू गिल्ड सबसे पहले
फाइनल बॉस को आके ना सारा क्रेडिट ले जाएगा और यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं रहेगा जिसको सारा क्रेडिट मिले, लेकिन ना यहाँ पे मैं रहूंगा और मैं अनुबस को हरा दूंगा एक बार। और वो मेन गेट को खेलते हुए कह रहा रहता है कि मैं अनुबस को हरा दूंगा, और साथ ही ना अनुबस जो कि अपने डंजन के अंदर होता है वो भी यहाँ पे रेडी होता है फाइट करने के लिए, बिल्कुल तैयार, और कह रहा रहता है कि फूलिश मॉर्टल्स, तुम्हारे जैसे कमजोर लोग ना मेरे जैसे जो अनुबस द गॉड ऑफ द डेड है उसके सामने तुम यहाँ पे हंसने की कोशिश कैसे कर रहे हो। मैं ना फॉरगॉटन सी डंजन का करंट गॉड हूँ और तुम गॉड को मार पाओ ऐसा सपने में भी नहीं हो सकता। तो गॉड्स की जो बैटल होती है ना आउट टाइम है ना इतना ज्यादा बेकार थी, मतलब मुझे तो बिल्कुल ही मजा नहीं आया। फिर भी जो क्वालिफाइड है जो यहाँ पे मान जाते हैं कि मुझे हराना, वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। अपनी आर्मी इसको लेके आओ, मेरे साथ फाइट करो, दिखाओ कि तुम कितने ज्यादा लायक हो, और मेरे जैसे जो गॉड ऑफ डेथ है ना उसको हराने के तुम ताकतवर हो भी या नहीं, तो मुझे दिखाओ, अपनी पावर दिखाओ, तुम सभी लोग आगे बढ़ो। पर ना हमको यहाँ पे ना रूल्स के बारे में बताया जाता है। रूल्स जो बैटल ऑफ द चूजन्स के रूल्स होते हैं ना, भी ना शार्ड्स होती हैं। शार्ड्स कुछ क्रिस्टल वगैरह रहेंगे ना, जिसके पास भी रहेंगे तो वो यहाँ पे बॉस के रूम में ना आगे बढ़ सकता है, मतलब एक्सेस कर सकता है, और बॉस के साथ ना 7 वर्सेस 1 बॉस फाइट कर सकता है। वो बैटल जो कि ना 7 वर्सेस 1 बॉस बैटल होगी। पर से ना इन लोगों ने यानी कि बोल लो हांगटू ग्रुप जो है ना, हांगटू ग्रुप आगे बढ़ा है और इस बॉस बैटल को करने के लिए ना उनके पास एक भी शार्ड नहीं है। और हाँ, लोग टेम्परेली ये जो पूरा बॉस का जो बैटल एरिया है ना उसको थोड़ी देर के लिए खोल दिया गया है, और वो बैटल का जो बैरियर है ना वो यहाँ पे बंद कर दिया, जिसकी वजह से ना हांगटू ग्रुप जो है ना पूरा अंदर जा सकता है बॉस के साथ 7 वर्सेस 1 फाइट करने के लिए। तो ये इनका ग्रुप अंदर जा रहा है, टेम्परेली के लिए ना खुला हुआ है, तो बॉस को ना आगे बढ़ के चैलेंज कर सकते हैं भले इनके पास शार्ड्स ना हो। हांगटू ग्रुप के लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, तो एक बंदा जिसका नाम वैन फैंग है वो वहाँ पे पीछे की तरफ रुक जाता है। तो हांगटू गिल्ड का जो लीडर है ना कहता है वैन फैंग क्या हो रहा है, अंदर क्यों नहीं चलते, चलो अंदर चलो, बॉस बैटल भी तो करनी है, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। हांग फैन भी ना मना कर देता है, बोलता है कि तुम पहले जाओ, मैं ना कुछ प्रोग्रेस वगैरह करनी है। ओल्ड मैन जो एसोसिएशन का जो ओल्ड मैन है ना उसने कुछ काम बोला मुझे, इसका जो काम है ना उस पर ध्यान दे रहा है, तो मैं वो काम करने के लिए ना बाहर रुकता हूँ कि कुछ अच्छी चीज करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ जरूरी काम करना है, हमारा बाद में जाके ना फायदा हो। तो साथ ही हमारा जो लीडर होता है ना गिल्ड का कहता है ये वैन फैंग को क्या हो चुका है, ये बहुत ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहा है। तो साथ ही ना वैंग फैंग के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसको वो बहुत ज्यादा दूर जाके खोलता है, और उस विंडो में ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है। जो विंडो होती है ना वो इसलिए खुली होती है क्योंकि यहाँ पे ना संपर्क करने के लिए हो रही है वो सारी बात ना ओल्ड मैन तक पहुंच रही है, इस वजह से वो वहाँ पे संपर्क को ना तोड़ रहा होता है। जो भी बात जो कि यहाँ पे ओल्ड मैन तक पहुंच रही है वो सभी को ना काटने के लिए वो वहाँ पे 2 बटन दिए होते हैं, यस या नो के, कि यहाँ पे ये बंदा कुछ ऐसी चीज करने वाला है ना जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए। तो वो सारे सिस्टम को ना बंद कर देता है और कहता है मुझे को ना सारे सिस्टम को कट ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद में यहाँ पे ना जो मेन प्लान है उसको शुरू कर पाऊंगा। तो बंदा कह रहा रहता है कि मेरे को यहाँ पे ना किसी भी अनुबस के साथ में फाइट नहीं करनी, ना ये डंजन बॉस के साथ फाइट करनी है। एसोसिएशन का जो लीडर है ना वो बोलता है कि एसोसिएशन के जो लीडर है उनका ना एक क्लियर इंटेंशन है, वो है यहाँ पे ना इस डंजन को एक्टिवेट करना। ये जो सीज मोड डंजन है ना इसको एक बार जब एक्टिवेट कर दी तो जो सिटी एच में जो काफी ज्यादा रिस्क हो जाएगा, इतना ज्यादा क्राइसिस बढ़ जाएगा कि वहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही होना चालू हो जाएगी। फिर से ना यहाँ पे काफी ज्यादा मॉन्स्टर जो रहते हैं ना, अगर डंजन एक बार खोल दी जाए तो वहां से बहुत सारे मॉन्स्टर ना पोर्टल बना के ना सिटीज के ऊपर हमला कर देंगे, और यहाँ पे जो डंजन होगी ना वो वहाँ पे टूट जाएगी और वो रियल वर्ल्ड के साथ ना मिक्स हो जाएगी, जैसे बहुत ज्यादा तबाही मचनाना चालू हो जाएगी। डंजन को सील करने के लिए ना एक सील कोर लगती है, और वो कोर ना यहाँ पे ड्रॉप होती है। और वो ड्रॉप कैसे होती है कि यहाँ पे आपको ना जब आपका जो डंजन क्लियर होगा ना तब वो अवेकनिंग मोड में चली जाएगी, उसके बाद जाके आपको मिल जाएगा। पास में ना पावरफुल लोगों को बेचा जाता, कुछ ऐसे पावरफुल लोग जो कि फर्स्ट क्लास के हंटर थे ना जिससे वो इसको डील कर सके, मान लो कि इसको संभाल सके। बट उस समय पे फर्स्ट क्लास के हंटर थे ना वो काफी ज्यादा बेकार रह गए और मतलब ठीक से अपने काम को ना नहीं कर पाए, और एसोसिएशन था ना उनके पास भी कोई चांस ही नहीं था कि वो यहाँ पे दूसरे हंटर को ना अवेकनिंग मोड एक्टिवेट करने के लिए चुन पाए, मतलब देख नहीं पाए कि आखिर कौन सा हंटर ना आगे बढ़ के ये काम कर सकता है और कौन जो है वो फॉरगॉटन सी डंजन के ना अवेकनिंग मोड को एक्टिव कर पाएगा। उस समय पे ना हंटर एसोसिएशन के पास सिर्फ एक ही बंदा था जो कि ये काम कर सकता था, वो और कोई नहीं, हमारा जेंगरेन था। और जेंगरेन ही वो बंदा था जो कि एसोसिएशन के लिए काम कर सकता था। जाओजिंग था ना उसको जेंगरेन को गाइड करने के लिए भेजा था। जो जाओजिंग है ना वो आगे बढ़ता और जेंगरेन को बताता उसको फॉरगॉटन सी डंजन में ना पार्टिसिपेट करना है, और वो फॉरगॉटन सी डंजन में पार्टिसिपेट करके वो आगे बढ़ पाएगा, ऐसा उसको हमारे जाओजिन ने कहने के लिए बोला था। तो जाओजिन ने जेंगरेन को बोला और जेंगरेन आगे बढ़ा, फॉरगॉटन सी डंजन में आगे चला गया ना। तो इनका प्लान था कि इनको ऐसे ऐसे काम करना है। जब सूखे ना यहाँ पे आ पड़ी और इस जैसी खराब सिचुएशन में फंस गई तो पूरा जो एसोसिएशन है ना पूरा उथल पुथल हो गया और उनको समझ नहीं आई कि यहाँ पे उनको क्या करना चाहिए था। ओरिजिनल जो प्लान था ना वो कुछ ऐसा था कि वो फर्स्ट क्लास हंटर को भेजते जिससे वो सारी चीजों को हैंडल कर ले, और उनमें जेंगरेन भी शामिल हो गए। जेंगरेन के साथ ना वो यहाँ पे फॉरगॉटन सी डंजन को ना आसानी के साथ सील कर पाए और उसका कुछ काम को ना नष्ट कर पाए। बट दिखाते हैं कि यहाँ पे जब जेंगरेन आगे बढ़ा और वो सूखे के साथ वो आगे बढ़ा, जेंगरेन के
के ग्रुप ने ना यहाँ पे काफी सारी चीजों को ना उथल पुथल कर दिया। फॉरगॉटन सी डंजन है ना वो एक्टिवेट हो गई और फॉरगॉटन सी का जो मेन पिरामिड था वो एक्टिवेट हो गया, जहाँ पे बॉस है मान लो, तो वो बॉस का जो सीन है ना वो एक्टिवेट हो गया। एबिलिटी होती है ना वो कंट्रोल तभी की जा सकती है जब यहाँ पे अवेकन मोड और साथ ही नॉर्मल मोड है ना इनमें से कोई एक हो। यहाँ पे ना कुछ अलग ही सीन चल रहा है कि जो डंजन होती है ना, हंटर है तो हंटर है मान लो डंजन में गया तो वो उसके लिए ना नॉर्मल मोड चलता रहेगा, बट अगर हंटर के साथ ना कोई दूसरा हंटर जाता है या 2-3 से ज्यादा या 4-5 से ज्यादा हंटर होते हैं ना, तो उनके लिए वो जो डंजन होता है वो अवेकनिंग कर लेता है और वो अवेकनिंग मोड में चला जाता है और वो अवेकन बन जाता है। भी ना दूंगा बाद में भी समझ लो कि हाँ सूखे के साथ अभी भी कुछ ऐसी मिस्ट्री छुपी हुई है जो कि शायद हमें आगे पता चलेगी। कि मान सकते हैं कि सूखी जो थी ना वो ह्यूमन थी नहीं, या बोल सकते हो वो कंप्यूटर के साथ मिक्स कर दी गई, ये एसोसिएशन ने किया है। आगे बढ़ते हैं। बंदा कहता है कि जो वो थे ना एसोसिएशन के जो लीडर थे ना, उन्होंने यहाँ पे सब कुछ किया, वो चाहते तो यहाँ पे अपने प्लान्स के साथ बढ़ सकते थे, उनके कुछ अलग प्लान्स थे जिनके हिसाब से उन्हें आगे बढ़ना था। तो यहाँ पे कुछ ऐसी फर्स्ट क्लास के जो हंटर जो लोग हैं ना, हंटर्स को बेच के ना आसानी के साथ जो अवेकनिंग मोड है इस फॉरगॉटन सी डंजन का, उसे आसानी के साथ खत्म कर देते हैं और आसानी के साथ ये जो पूरी फॉरगॉटन सी डंजन है ना बंद हो जाती है और एसोसिएशन के जो लीडर है ना वो आसानी के साथ ये सब संभाल लेते हैं। बट पता नहीं क्यों वो अपने ओरिजिनल प्लान के साथ आगे बढ़े और जैंग्रेन को अंदर जाने के लिए ना उन्होंने परमिशन दे दी। पता नहीं आखिर रीजंस क्या थे, बट एसोसिएशन ना कुछ तो जैंग्रेन से चाहता है। जैंग्रेन एंड सूखे उनके लिए कुछ ना कुछ मायने तो रखते हैं। सूखे की ना उन्हें काफी ज्यादा परवाह है और वो चाहते हैं कि सूखे यहाँ पे जिंदा रहे, तो शायद हो सकता है इस वजह से, या फिर कुछ और भी मकसद हो सकते हैं। बट उनको नहीं पता कि मैं वैन लिन या लिन फैन मेरा जैसा जो इंसान है ना कभी भी किसी के प्लान से नहीं चलता। मतलब यहाँ पे एक मान लो एक ऐसा पर्सन जो कि किसी की भी नहीं सुनता बल्कि अपनी मर्जी का करता है, खुद की सुनता है, तो वो कहता है कि मैं अपनी मर्जी का करूंगा। जैसी दुनिया में जहाँ पे लोग अपने इमोशंस दिखाते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, तुम सभी को ना ये लो भाई मिडिल फिंगर दिखाता है और बोलता है कि चलो अब काउंटलेस वेज जो है ना हंटिंग करने के, इस दुनिया में हंटिंग करने के जितने भी तरीके हैं ना, मैं यहाँ पे तो चुनूंगा वही जो मुझे अच्छा लगता है और मैं इस दुनिया के हिसाब से नहीं चलूंगा। मैं यहाँ पे अपना मन का करूंगा जो मुझे एंटरटेनिंग लगता है। यहाँ पे ना लाइन बोलता है, कहता है इनी मिनी माइनी मो ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। जब तक ना तब तक मुझे यहाँ पे ना स्ट्रांग बनने को दिया जाएगा और जब तक ना मैं यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूँ और अपनी मन की कर सकता हूँ, तब तक के लिए तो इनी मिनी माइनी मो वन फॉर ऑल वन फॉर ये और आई डोंट केयर। वो भाई गाली देके बोल ही देता है कि भाई घंटा मुझे किसी की परवाह नहीं, चलो अब आगे बढ़ते ना, मुझे एंटरटेनिंग चाहिए, मुझे डिस्ट्रक्शन केओस डेथ टॉर्चर एंड मैं मार दूंगा सबको भाई, मरे भाई हंटर, मेरे को तो मजा आता है भाई। और वो साथ ही अपने सिस्टम को ना एक्टिवेट कर रहा होता है, साइड में कह रहा रहता है कि ओल्ड लियो अब ना फर्स्ट क्लास के जो भी हंटर है ना, अब देखो कैसे वो मेरे प्लान्स के साथ ना आगे बढ़ेंगे और मैं जैसा चाहूंगा ना वैसे वो आगे बढ़ेंगे और मरेंगे। और कहता है गुड लक भाई लोग, तुम अच्छे लक के साथ हुए ना तो पिरामिड के साथ तुम अच्छा जो टाइम है ना वो बहुत जल्द गुजारने वाले हो। और साथ ही अगर ज़ेंग्रेन मेरी जो बीच है ना काम के बीच में भी आएगा ना तो भी वो कुछ ज्यादा भी उखाड़े नहीं पाएगा, क्योंकि जो अवेकनिंग मोड है ना अभी भी स्टिल उसका एक्टिवेट रहेगा, तो शायद से वो कुछ नहीं कर पाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। मतलब मेरा भी, मैं यहाँ पे ना अब खुद से जो रियल ट्रायल मोड है ना उसको शुरुआत करूंगा, क्योंकि इसके पास शायद से हो सकता है कुछ एक्सेस या कुछ चीज हो जिसकी वजह से ना ये जो फॉरगॉटन सी डंजन है या कुछ है जिसमें ये गड़बड़ी कर देगा और यहाँ पे जो चीजें होंगी ना वो हद से भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। इस वजह से ना यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही मच सकती है, या फिर जितने भी हंटर जो भी डंजन के अंदर गए ना वो डंजन को बहुत ज्यादा अवेकन कर देगा, जिससे हो भी सकता है कुछ भी कर सकता है ये बंदा। मतलब इसके पास कुछ तो है जिसकी वजह से ये करने में ना बहुत ज्यादा मजा रखता है। तो अब मजा आएगा ना इसको पूरी तरह से एक हेल बनाने में। कहता है ना कि चलो यहाँ पे ना मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, क्यों ना मैं यहाँ पे ना बॉस को जो कि यहाँ पे अवेकनिंग मोड बॉस है ना उसको और ज्यादा अवेकन कर देता हूँ और उसकी जो पावर्स है ना उसको डबल कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास के हंटर है ना उनका भी देखने में मजा आएगा कि कैसे वो इस सबसे ना निपट पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ना आंगटू गिल्ड की चड्डी फटने वाली है भाई, उनको नहीं पता से ना एक कह रहा रहता है कि कैप्टन यार हमारी स्ट्रेंथ ना बढ़ जाती है अगर वो बंदा हमारे साथ चलता है। हम यहाँ पे आसानी के साथ ना बॉस को मार देते, बट आखिर वैन फैंग को पता नहीं क्या हो गया, बाहर चल के ना अपने आप से बकवास कर रहा है और सिस्टम खोल के बैठा हुआ है। कभी लीडर कहता है हाँ पता नहीं वैन फैंग बहुत ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहा है, और उसके चले जाने के बाद तीनों के चले जाते हैं, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं वो वहाँ पे अंदर चले जाते हैं डंजन के। और बंदा जो था ना कहानी सुनाने वाला कहता है ग्रेट पिरामिड का जो आखिरी बॉस फाइट का जो वो था ना पिरामिड, वो वहाँ पे बंद हो जाता है और यहाँ पे अचानक से वो क्लोज होने लगता है। और साथ ही जो वैन फैंग रहता है, वैन फैंग भी आगे बढ़ गया, वो गहराइयों में सी ऑफ सैंड की गहराइयों में वो आगे बढ़ गया, उसने कदम बढ़ाया उस तरफ
तरफ जहाँ पे वो तबाही के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, जो तबाही मचाने का रास्ता होता है ना उस पे वो आगे बढ़ चुका है बंदा। ये खबर ना यहाँ तक कि उस पे भी पहुंच जाती है। हम यहाँ पे जो बंदा होता है ना, जो हट्टा कट्टा वाला बंदा रहता है इसका, यहाँ पे कहता है कि क्या ये जो इंपीरियल सीगल है ना, ये बोल सकते हो हांग टू गिल्ड वाले लोग है ना, क्या वो उसको हराने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, यानी अनुबिस को हराने के लिए ये लोग आगे बढ़ चुके हैं। मन में सोच रहा होता है ये इंपीरियल सीगल गिल्ड ना बहुत ज्यादा ही बकवास रखती है, यानी इनको खुद नहीं पता कि ये किसके साथ फाइट करने जा रहे हैं। अनुबस के साथ फाइट करने जा रहे हैं, जो फॉरगॉटन सी डंजन का ना एक तगड़ा बॉस है। ये लोग जब आगे बढ़ चुके हैं ना, तो अनुबस को जो प्रेमिट है ना, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा गड़बड़ में आ जाएगा और वो नॉर्मल मोड में चला जाएगा। और यहाँ पे जो सीलिंग कोर है ना, जो सील कर सकती है इस पूरे पिरामिड को, और इसका मतलब है कि ओ शिट यार, फिर ये वेनफेंग सोच के क्या रहा है, क्योंकि इनकी पूरी टीम चली गई पर वेनफेंग का कोई खबर नहीं है। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं, तो साथ ही वो कहीं कुछ और ही सोचने लगता है और समझ जाता है कि यहाँ पे वेनफेंग कुछ ना कुछ तो चाले चल रहा है और वेनफेंग की कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ से ना वो बंदा कह रहा होता है कि मिस्टर ल्यू आप बात सुन भी रहे हो, तो साथ ही मिस्टर ल्यू कह रहा होता है कि मुझे माफ करना, मैं ही कुछ गलत चला गया था, मुझे शायद से ना ध्यान देना चाहिए था इस पूरे जो भी हांग टू गिल्ड है ना, इन पे ध्यान रखनी चाहिए थी। कह रहा होता है कि यार ज़ैंगरेन का भी कोई अता पता नहीं है, ज़ैंगरेन भी ना हॉरस के ट्रैप में फंस चुका है, वहीं ज़ैंगरेन के बाहर ना वो हॉरस का कोई अता पता नहीं है। पहले हॉरस दिखाई थी, उसके साथ फाइट करा था, हॉरस दिखाई नहीं दे रही, बट ज़ैंगरेन एक जगह पे स्टिल खड़ा हुआ है और उसके सामने तलवार है, और यहाँ पे वो पूरी तरह से ना एक जगह पे स्टिल खड़ा है, उसके सामने विंडो ओपन होती है। उसे गॉड को, हॉरस को, जिस लड़की ने ना ड्रीम का गॉड कहा जाता है ना, उस हॉरस को ना आसानी के साथ उसने मार दिया है। तो उस वजह से उसे ना एक टाइटल मिलता है, एक हिडन टाइटल, जो कि होता है गॉड ईटर का। मतलब हमारे हीरो को तो मिल चुका है भाई खतरनाक सा टाइटल, और साथ ही ना उसका इफेक्ट उसे भी मिलता है, जो इफेक्ट मिलता है ना, जो गॉड ऑफ ईटर का जो टाइटल का जो टाइटल गॉड ऑफ ईटर है ना, उसका इफेक्ट ये होता है कि जब भी वो किसी हिडन डंजन के जो लॉर्ड होता है या फिर किसी डंजन का बॉस या हिडन बॉस जो होता है ना, उसके साथ जब हमारा हीरो फाइट करेगा ना, तो उसके जितने भी स्टैट्स है, स्ट्रेंथ है, एजिलिटी है, पावर है, वो सब इंक्रीज हो जाएगी 45% तक। ये गॉड ईटर की ना हमेशा उसके साथ बनी रहेगी और ये पावर हमेशा उसके साथ रहेगी, और उसे गॉड ईटर के नाम से ना, हिडन टाइटल के नाम से जाना जाएगा। तो हीरो भी कहता है कि वाकई में ऐसा कोई टाइटल भी होता है गॉड ईटर करके, मैंने ऐसे टाइटल को कभी एग्जिस्ट किया ऐसा सोचा नहीं था। बट भाई हमारे हीरो के बाल को क्या हो गया, ये बड़े हो गए यार, ऐसे सही है मतलब हमारा हीरो अपने बाल काट दिए थे। तो मैंने पिछले एपिसोड में भी सुना था कमेंट, बड़े बड़े बालों में अच्छा लगता है, आपने ऐसा कहा था पिछले एपिसोड में, आपने सही कहा था, क्योंकि हाँ बड़े बालों में ही सही लगता है, नहीं तो भाई छोटे बालों में क्या बकवास लगता है, मतलब हीरो हीरो ही नहीं लगता। उसके बाद ना एक और सिस्टम विंडो खुलती है, वहां पे हमारे हीरो को ना कहा जाता है कि आपको ईयरिंग मिलती है, ईयरिंग ऑफ फेथ मिलती है। हीरो भी कहने लगता है कि यार ये क्या ईयरिंग ऑफ फेथ, आखिर इसका क्या चीज है। तो साथ ही ईयरिंग ऑफ फेथ में ना वहाँ पे आइटम के बारे में बताया जाता है, आइटम टाइप वो एसेसरीज होता है, और साथ ही इफेक्ट जो होता है ना, उसका हीलिंग एबिलिटी, मान लो कि हीलिंग एबिलिटी ना उसकी 5% से ना बढ़ती जाए लगता है, बोल सकते हो उसे भरोसा होता है, होप होती है। किसी वीक, किसी कमजोर को भी ना वीक हो तो साथ ही ये काम करना शुरू कर देता है, और काफी मतलब असरदार है मान लो एक तरह से। कहता है मन में कि यार ये कैसी एसेसरीज है, मैंने पहले इसके बारे में नहीं सुना था, बट हाँ इसका इफेक्ट काफी ज्यादा अच्छा है, अगर किसी को होप हो तो यार ये काफी अच्छे से काम करेगी, यानी ये जो रिंग है, ये ईयरिंग है। तो सर इसको ना वहाँ पे सिस्टम विंडो भी खुलती है, कहा जाता है कि बच्चे का तो पहनना चाहेगा, इसको तो पहनने के लिए ना हाँ दबा दे, तो साथ ही हमारा हीरो भी दबा देता है और कहता है अच्छा ठीक है पहना दो भाई। तो साथ ही यहाँ पे वो उसको पहना भी देते हैं। लगता है कि यार ये भी सही है, वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा महंगी मिल रही थी, बट फिर भी ये भी सही है, मतलब हीलिंग के लिए ये ज्यादा सही है। तो साथ ही मन में कह रहा होता है, मुझे लग रहा है कि वाकई में जो एवोल्यूशनरी ब्लेड की जो पावर है ना, वो कम्प्लीटली वो सही हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि वाकई में ये मेरी खुद की पावर है, और पावर का ना मैं ऐसे जैसे मैं अपनी पावर समझ कर इसको इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, लग रहा है हाँ मेरी पावर है। हीलिंग एबिलिटीज के साथ तो मुझे और भी ज्यादा लग रहा है कि मैं अपनी जो खुद की हीलिंग एबिलिटीज है ना, उनको भी काफी प्रोफेशनल लेवल पे ना हीलर बन सकता हूँ, या मैं अपनी पावर्स को ना प्रोफेशनल लेवल तक ले जा सकता हूँ और बहुत ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। बट अचानक से ना उसके पीछे से दो विंडो, दो नहीं एक ही विंडो खुलती है, बट उसके अंदर ना दो क्रिस्टल होते हैं, और साथ ही कहा जाता है कि जो दो फ्रेगनेंट है ना, डिवाइन चूजन के दो फ्रेगनेंट होते हैं ना, उसके सामने लाके ना विंडो में खड़े कर दिए जाते हैं। और कहा जाता है कि एक तो आपके पास ना डिवाइन चूजन फ्रेगनेंट है जो कि हॉरस का है, और एक मेमोरी फ्रेगनेंट है जो कि सूखे का है। तो साथ ही हमारे हीरो को ना सूखे का भी फ्रेगनेंट मिलता है। वो कहता है चलो देख लेते हैं, यहाँ पे सूखे का भी है। उसने कहा था कि वो मुझसे कुछ बात करना चाहती है, कहा था जब मैं हॉरस को हरा दूं तो मुझे यहाँ पे कुछ उससे बात करनी है। तो साथ ही कहता है चलो अब आंसर ना उससे ले ही लेते हैं। तो उसकी मेमोरीज में ना उसका वो मेमोरीज को पढ़ने लगता है और कहता है चलो मेमोरीज देख लेते हैं। और साथ ही वो जो ज़ैंगरेन होता है ना, उसकी मेमोरीज में देखने लगता है कि आखिर वो क्या आंसर है, वो फाइनल आंसर जिसके बारे में सूखे ने कहा था कि वो हॉरस को हराने के बाद उससे पूछ सकता है। तो साथ ही के ना अब वो बताने वाली है द ट्रुथ ऑफ दिस वर्ल्ड, या बोल सकते हो इस दुनिया का जो ट्रुथ है। और साथ ही हमारा हीरो भी सीरियस हो जाता है, और यहाँ पे ना हमारी सूकी है उसकी पूरी बैक स्टोरी अब ना दिखाई जाने वाली है। तो देखते हैं कि आखिर सूकी की ना बैक स्टोरी क्या है।
तो ना यहाँ पे हम लड़की की बात को देखते हैं। वो कह रही रहती है कि मेरी कहानी की शुरुआत ना कुछ इस तरीके से होती है कि यहाँ पे एक प्रोग्राम ना बहुत ज्यादा फैल रहा था। उसे प्रोमेथेउस प्रोजेक्ट कह लो अभी के लिए। उस प्रोजेक्ट में ना मैंने भी भाग लिया था। और चल मैं अपने बचपन की बात करती हूँ तो बचपन में ना मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश रहती थी। हम एक अच्छा परिवार थे, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। मैं अपने भाई और पेरेंट्स के साथ रहती थी। मेरे ना दोनों ही पेरेंट्स जो थे ना वो यहाँ पे हंटर्स का काम किया करते थे। और ये नॉर्मल सी बात है, इस हंटर्स वर्ल्ड में ना हंटर का मर जाना सभी के लिए आम बात होगी, बट मेरे लिए आम बात नहीं थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स की ना डेथ हो गई थी। वही डंजन को क्लियर कर रहे थे ना, उसी दौरान मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई। इस बात को लेकर ना मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है। बट यहाँ पे सबके लिए तो नॉर्मल सी बात है, जो आसपास के नेबर होते हैं, लोग होते हैं। दूसरी तरफ मैं और मेरे भाई ना एक दूसरे के ऊपर रिलाई करने के और इस वर्ल्ड में, इस क्रूल वर्ल्ड में सर्वाइव करने के अलावा ना कुछ करने, अकेली ना इस बेकार सी दुनिया में सर्वाइव करना था जो कि आसपास मॉन्स्टर और डीमन से भरे हुए हैं। पर से जब मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया ना, तो मैंने सिंपली ये तो सोचा था, मैंने बस इतना सोचा था कि यहाँ पे जो चीजें हैं ना, इस दुनिया में जो चीजें हैं वो काफी सुधर जाएंगी, सही हो जाएंगी। और जो मेरे पेरेंट्स मारे गए ना इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई ये इस चीज को हम बदल सकते हैं। अगर ये मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं होता ना तो सून किसी और के साथ हो जाता। मुझे यहाँ पे जितना भी गुस्सा दिखाना था ना, मुझे यहाँ पे मॉन्स्टर के प्रति दिखाना था। ये जो पूरी दुनिया है ना, यही सबसे बड़ी गलती है, यानी कि इसी की सबसे बड़ी गलती है जो यहाँ पे ये सब आखिर हो रहा है। ऊपर से मैं अपने भाई की बात करूँ ना, तो मेरे भाई ने भी यहाँ पे काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट शोन अप किया, यानी कि वो उसने भी दिखाया है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और ऊपर से मैं दूसरी तरफ यहाँ पे एक नॉर्मल सी ऑर्डिनरी बच्ची हूँ। मेरे माता पिता के एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरने के लिए ना मैंने भी यहाँ पे ठान लिया था कि मैं एक ऐसी लाइफ को जीऊंगी जहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर बन के ना उन मॉन्स्टर के साथ फाइट करूंगी जिन मॉन्स्टर ने मेरी पेरेंट्स की जान ली है, और उनको सबक सिखा दूंगी। दूसरी तरफ ना मैं इतनी ज्यादा स्टूपिड थी कि यहाँ पे मैं क्या ही तो बताऊं। मतलब कंस्ट्रक्टर बन के भी ना मैं यहाँ पे काफी टैलेंटेड नहीं थी, यानी कि वो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर नहीं, मतलब वो मान लो कि कुके जो थी ना वो वही भी अपना काम कर रही थी, हैकिंग वगैरह और बाकी सारी चीजें वगैरह जान रही थी कि कैसे वो अपने आप को सुधार सकती है। कि कंस्ट्रक्टर बनने के बाद भी ना कोई टैलेंट मेरे पास था नहीं। दूसरी तरफ जो उसका भाई था ना वो यहाँ पे बिल्कुल ही अलग था, यानी कि वो सूखे से ना काफी ज्यादा जीनियस था और काफी टैलेंटेड था। और ऊपर से वो अकेला जीनियस था उसकी फैमिली में जो उसको सपोर्ट किया करता था ना। ये सब तब तक था जब तक यहाँ पे प्रोमेथेउस प्रोजेक्ट का ना वो स्लोगन लॉन्च नहीं हो। प्रोजेक्ट था उसके बारे में ना कहा जाने लगा कि उन लोगों को ना एक एक बच्चे की जरूरत है या एक यंग वन की जरूरत है, काफी ज्यादा अच्छा कंस्ट्रक्टर हो जो आगे काम करे और जो ना बेहतर कंस्ट्रक्टर बन पाए। और उनको ना एक अच्छी जरूरत थी, कैंडिडेट की जरूरत थी। तो यहाँ पे ना इस लड़की ने भी भाग लिया, यानी सूके ने भाग लिया। और प्रोजेक्ट में ना उस प्रोमेथेउस प्रोजेक्ट में ना वो लड़की सिलेक्टेड हो गई, यानी सूके सिलेक्टेड कर ली गई। और उसे ना एक बड़ी सी लार्ज लेबोरेटरी में ना काम करने के लिए, बोल सकते हो ट्रेनिंग देने के लिए बुला दिया गया। उस लड़की को ना काफी ज्यादा मेडिकल चेकअप वगैरह होने लगे और उसको भी काफी ज्यादा मतलब सिखाया गया कि कैसे कंस्ट्रक्टर का कुछ छोटा मोटा काम है ये वो। और वो लड़की ने ना वहां पे जाने के बाद ना काफी सारी नॉलेज इकट्ठा की और उसे भी काफी सारी चीजों के बारे में पता चला। कहती है कि जितना ज्यादा मैं यहाँ पे रुकती गई ना, वहां पे जितना जाके मैंने रुका और जितना ज्यादा टाइम गुजारा, मुझे वहां पे जाके ना काफी सारी चीजें जो थी, नॉलेज था कंस्ट्रक्टर के रिलेटेड, काफी सारी थ्योरीज, काफी सारी चीजें मुझे पता चलती रही। मतलब उसे वहां पे रहने से ना काफी ज्यादा नॉलेज मिलने लगी। बट यहाँ पे ना उसके साथ एक हादसा होता है, जो हमें एक चीज पता चलती है कि जो हमारी सूखे ना वो बोलती है कि 2 साल बाद ना जो प्रोमेथेउस प्रोजेक्ट था ना वो बंद हो गया। और मेरे को जो लास्ट मेमोरी याद है ना, उसमें 2 साल पहले की जो ऊपर एक लंबा ट्रीटमेंट हुआ था, बस मुझे उतनी मेमोरीज याद है। बट उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है कि आखिर वो जो मेरे ऊपर वो चेकअप हुआ था या फिर वो क्या हुआ था साइंटिस्ट जो मेरे साथ किया था, जो उसका कुछ भी याद नहीं है। मुझे याद भी नहीं है कि आखिर वो चीज किया क्यों जा रहा था मेरे ऊपर। जब ये 2 साल बाद जो प्रोमेथेउस प्रोजेक्ट था ना ये खत्म हो गया था ना, तो उसके बाद मुझे यहाँ पे लेबोरेटरी से यहाँ पे निकाल दिया और कहा था कि मैं यहाँ पे ना किसी भी काम की नहीं हूँ, यानी बोल दूं कि यहाँ पे मेरे अंदर ना एक स्ट्रेंज डिसीज है। उसकी वजह से ना उन लोगों ने मुझे मान लिया कि मैं एक फेलियर हूँ। तो मेरे को ना यहाँ पे बाहर जाना पड़ा और मुझे उस बड़ी सी लेबोरेटरी से ना निकल जाना पड़ा। बट यहाँ पे ना वो एक स्ट्रेंज डिसीज जो था ना वो ये था, जब भी वो जागती थी ना वो हमेशा अपने स्कूल से शुरुआत करती थी। यानी मान लो कहीं पे भी जागी है, यानी घर पे जागी, तो उसका शुरुआत ना स्कूल से ही होता था। उसने स्टडी पे कंटिन्यू किया, पर समहाउ पता नहीं क्या होता है कि यहाँ पे बिल्कुल ही चेंज हो जाता है सीन। कहती है कि मतलब साइंटिस्ट ने कुछ किया था, पता नहीं क्या किया था, बट उसकी वजह से ना लड़की को एक चीज का ना बहुत ज्यादा स्ट्रेंज महसूस होता है। वो चीज होती है कि जो एबिलिटी थी ना कंस्ट्रक्टर के तौर पे काफी ज्यादा बढ़िया हो जाती है। और ऊपर से जो लोगों के साथ वो पहले बात करने में अच्छी थी ना, तो वो लोगों के साथ अब बात भी नहीं कर पाती। वो कहती है मैं कंस्ट्रक्टर बन के ना इतनी ज्यादा पहले अच्छी नहीं थी, बट अब मैं बहुत ज्यादा बेहतर बन चुकी हूँ। और ऊपर से मैं लोगों के साथ ना आसानी के साथ बात कर लेती थी, कोई भी मेरे साथ ना घुल मिल जाता था। बट जब से मैं उस बड़ी सी लेबोरेटरी से बाहर निकली हूँ और उन लोगों ने मेरे ऊपर कुछ रिसर्च वगैरह पता नहीं क्या किया है, उसके बाद से ना मैं अब पॉपुलर नहीं रही। लोग मेरे से बात नहीं करते और मेरे साथ ना घुलते मिलते नहीं है। यहाँ तक कि ना कोई मेरे से हाय हेलो भी नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे कोशिश नहीं की, मैंने लोगों के साथ घुलने मिलने की ना हजारों बार, करोड़ों बार कोशिश की, बट कोई भी ना, हर बार मैं फेल हो जाती और कोई भी मेरे से बात नहीं करता। जब तक वो दिन नहीं आ गया उसके बाद तो पूरा सब कुछ जैसे पूरा ही बदल गया। तो साथ ही ना वो खतरनाक दिन दिखाते हैं जहाँ पे ना स्विमिंग पूल होता है। स्विमिंग पूल में लोग ना लेसन वगैरह ले रहे होते हैं, तो हमारी लड़की सूखे जो रहती ना अपने लॉकर रूम में जाती जिससे वो अपने कपड़ों को चेंज कर ले। तो जब वो जाके ना अपने लॉकर रूम में देखती तो वो देखती है कि उसके जो कपड़ा है और लॉकर रूम है ना उसको फोर्सफुली खोलने की कोशिश की है। मान लो कि यहाँ पे किसी ने उसका लॉक तोड़ के ना लॉकर रूम के अंदर ना ताका जाके किया, तो यहाँ पे वो देखती है कि एक्चुअली में उसके लॉकर रूम में ना कपड़े बहुत गंदे होते हैं, फटे होते हैं और मिट्टी वट्टी लगी होती है। मान लो किसी ने ना जानबूझ के उसके साथ ये
बहुत ज़्यादा गलत किया होता है। तो साथ ही यहाँ पे वो कहती है कि क्यों? आखिर क्यों मेरे साथ ये लोग कर रहे हैं? तो पता चलता है ना कि जो स्कूल में या क्लास में जो लोग होते हैं ना उसके वो दोस्त वगैरह, वो दोस्त जिनके साथ ना वो हँसती मुस्कुराती थी, हँसते मुस्कुराते वो पढ़ा करती थी, वही दोस्त ना पता नहीं क्यों उसके साथ ना ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। वो भी कहती है कि आखिर क्यों ये सब लोग मेरे साथ कर रहे हैं? मैंने आज तक इनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, बट फिर भी ये लोग मेरा पता नहीं क्यों पीछा करते हैं और मुझे परेशान करने लग जाते हैं। बोलती है ये बस एक बार ही नहीं, जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया बल्कि हज़ारों बार मुझे परेशान करते ही रहे। तो सोचो यार, कुछ ऐसे दोस्त जो उस लड़की के थे पुराने टाइम में बहुत अच्छे दोस्त थे, अब वही ना पता नहीं क्या हो जाते हैं, जैसे बदल ही जाते हैं। और यहाँ पे ना लड़की यानी सूखे को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और उसके ना कपड़ों को भी बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं। क्या कहती है कि जब उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया और उसके बाद से ना वो सभी लोग मेरे को परेशान करने लगे और यहाँ पे ऐसी-ऐसी चीज़ें मेरे साथ होने लगी। मेरा भाई मेरे को लेने आया था, उसके बाद से मैंने ना स्कूल ही छोड़ दिया और मैंने यहाँ पे ना ड्रॉप आउट कर दिया बोल सकते हो। मैंने ट्रेनिंग जो कंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग थी ना, उसी में सारी जान लगा दी और मैंने रिसर्च करना चालू कर दिया। जितना मैं रिसर्च कर सकती थी मैंने सारा रिसर्च किया। इन द एंड मैं यहाँ पे इतनी ताकतवर नहीं बन पाएगी और मैं यहाँ पे इतना पावरफुल भी नहीं बन पाएगी, यहाँ पे मैं पूरी दुनिया को बदल पाऊँ और यहाँ पे लोगों की मदद कर पाऊँ जो इस हंटर जैसे वर्ल्ड में ना सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दुनिया से ना मैं तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। वैसे तो मैं बस अपने नॉर्मल फैमिली के साथ रहना चाहती थी, बट मैं तो वो भी नहीं कर पाई और यहाँ पे ना मेरे को स्कूल भी ड्रॉप आउट करना पड़ा। दुनिया से ना काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ, पर दुनिया से ज़्यादा ना मैं सिर्फ एक चीज़ से डिसअपॉइंट हूँ, स्पेशली वो हंटर एसोसिएशन। और ये वही जगह है जहाँ पे उसके साथ ना वो चीज़ हुई थी। मान लो उसके ऊपर वो जो प्रोमेtheus प्रोजेक्ट था ना उसका रिसर्च हुआ था, वही मान लो। एक सिस्टर के तौर पे और एक कंस्ट्रक्टर के तौर पे ना मेरे को सिर्फ एक ही वो था, ऑब्जेक्टिव था कि यार मेरे को ना अपने भाई के लिए ना एक भी बर्डन नहीं बनना, उसके लिए कोई मुसीबत क्रिएट या उसके लिए कोई मुसीबत नहीं बननी है। और ज़ैंगरन, मुझे ना तुमसे काफ़ी ज़्यादा नफ़रत थी जब मुझे पता चला था कि तुम ही थे जिसने मेरे भाई को मारा है। ऐसा मैं सोचती थी पहले के टाइम पे, मुझे लगा था कि तुम ही वो हो जिसने भाई को मारा है। जब से वो मरा ना तब से कोई भी नहीं था, इस दुनिया में कोई नहीं था जो मुझे यहाँ पे सपोर्ट करता और मेरे को लगा जैसे मैंने ना ज़िंदगी जीने का जो मतलब है ना वही खो दिया है। उस समय पे ना मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ थी, वो थी नफ़रत जो बढ़ती जा रही थी। मतलब मैं बस तुम्हीं को हेट कर रहा हूँ, बस एक चीज़ थी वो दिमाग में चल रही थी कि मैं तुम्हें बस हेट करती हूँ, तुम्हें मारना चाहती हूँ और मैं अपने भाई का ना मौत का बदला लेना चाहती हूँ। मैं मारना, तुम्हें हेट करना और तुम्हें ढूँढना, यही मेरे दिमाग में बस चलता आ रहा था। और मेरे ना कोई भी नहीं था जहाँ पे मैं जिससे मदद माँग सकूँ, कैसे मैं सर्वाइव कर सकूँ और कैसे मैं ना एक बिल्कुल ही ऐसा इंसान बन चुकी थी जो बस यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि कोई ना कोई तो मिल जाए। कोई किसी होप के लिए ना वो बस उम्मीद कर सकता था, ऐसा इंसान मैं बन चुकी थी। फिर भी ना मेरे को कोई हेल्प नहीं मिलती, यानी कि कोई भी हेल्प ना नहीं आती। पर फिर भी एक चीज़ समझ आ चुकी थी, जो पास्ट मेरे साथ वो प्रोमेtheus प्रोजेक्ट वाली चीज़ हुई थी ना, वो बिल्कुल ही घटिया चीज़ थी। यानी कि वो जो प्रोमेtheus प्रोजेक्ट था ना, वो जानबूझ के किया गया था मेरी बॉडी के ऊपर। उसका कुछ ना कुछ और मकसद था, वो तो नहीं पता बट इतना ज़्यादा, बट हाँ, दुनिया की सच्चाई वही है। प्रोमेtheus प्रोजेक्ट का लेना-देना हंटर की इवॉल्विंग के साथ है। प्रोजेक्ट ना हंटर की इवॉल्विंग या बोल सकते हो हंटर की अवेकनिंग के साथ ना सिमिलर है। वो दोनों ही जो चीज़ें हैं ना वो सिमिलर है। तो प्रोमेtheus प्रोजेक्ट मेरे ऊपर हुआ था ना, वो लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट था। यानी कि वो जो एक्सपेरिमेंट था ना, वो कोई छोटा-मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं था, पूरी दुनिया के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था मेरे ऊपर। एक्सपेरिमेंट था जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा चला था और ये बल्कि नॉर्मल सा नहीं, ये दुनिया के लिए मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिससे यहाँ पे ना कुछ पावरफुल हंटर्स को जन्म दिया जा सके और कुछ पावरफुल लोगों को बनाया जा सके। मतलब कि कुछ ऐसे पागल साइंटिस्ट या कुछ ऐसे पागल लोग जो कि बस इंटेलिजेंट चाहते हैं और इंटेलिजेंस मिलने के बाद ना बस अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, जिससे वो ना मॉन्स्टर के साथ डील कर सकें और ना अपनी जो फोर्स पावर है ना, फिजिकल फीचर्स, उसको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर पाएँ। और इसीलिए प्रोमेtheus प्रोजेक्ट ना इसका इस्तेमाल किया। ये प्रोमेtheus प्रोजेक्ट का ना इसका जो क्रिएशन था ना इसीलिए किया गया था। ऊपर से ना एक और ज़रूरी चीज़ है, वो है मॉन्स्टर्स की जीन्स। और मॉन्स्टर की जीन्स ना एक्चुअली में ना सबसे बड़ा सीक्रेट एक और रिवील होता है भाई। जो सूखे है ना उसके ऊपर जो उसे बस एक चीज़ और याद होती है, सूखे होती है ना उसे बस एक चीज़ याद होती है, उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, वो एक्सपेरिमेंट में ना उस द्वारा वो लोग बस जानना चाहते थे कि मॉन्स्टर जीन्स का ना अगर यहाँ पे एक लड़की के अंदर, वो बॉडी के अंदर ना वो इंजेक्ट करेंगे तब क्या होगा और यहाँ पे वो क्या कर पाएंगे। जब उन्होंने मेरी बॉडी के अंदर ना वो मॉन्स्टर जीन्स को ना इंजेक्ट कर दिया, तो उसके बाद ही यहाँ पे सब चीजें बदल गई और यहाँ पे इतना ज्यादा जो चीजें थी ना वो चेंज हो गई और मैं जो कि काफी ज्यादा ऑर्डिनरी हुआ करती थी, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गई और यहाँ पे पहले से काफी ज्यादा बदल गई। जो प्रोमेtheus प्रोजेक्ट था ना, जो मानता था कि वो दुनिया के लिए बहुत ज्यादा अच्छा मतलब काम करेगा और जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनकी रक्षा करेगा, प्रोमेtheus प्रोजेक्ट ना काफी ज्यादा बेहतर साबित होगा, वो बदल गया। और यहाँ पे जो हंटर्स के लिए ना वो काफी ज्यादा बढ़िया साबित हुआ, यानी हंटर की ना अवेकनिंग में वो काफी ज्यादा मदद की। इसका असली मकसद था हंटर की अवेकनिंग, यानी ये जो प्रोजेक्ट है ना ये बस सिर्फ और सिर्फ हंटर्स के लिए बेहतर है और उनकी पावर को बढ़ाने के लिए था, ना कि कोई ऑर्डिनरी ह्यूमंस की जान बचाने के लिए। इस प्रोमेtheus प्रोजेक्ट में ना यहाँ पे शिकार बनती है हमारी प्यारी सूखे, जो कि काफी ज्यादा ऑर्डिनरी थी, बट उसके साथ ही ये सब हादसा हुआ। शायद हमें और भी आगे चैप्टर से पता चलेगा आखिर सूखे ही वो क्यों थी जिसको यहाँ पे चुना गया था इस प्रोमेtheus प्रोजेक्ट के लिए। वो ना वर्ल्ड का ट्रुथ बता रही रहती है। वैसे तो यहाँ पे ना एक वर्ड धुंधला सा हो गया है, जो कि एक शब्द होता है वो धुंधला सा
हो गया, बट मुझे दिखाई दे रहा है वो है ह्यूमन रेस। और ह्यूमन रेस के बाद की ना कोई चीज होती है वो एक और बात बोलती है, ये मुझे समझ नहीं आया, बट इतना समझ में आया जो उसने पहला वर्ड बोला था वो ह्यूमन रेस बोला था, बट उसके बाद का नहीं बता उसने क्या बोला। शायद ऐसे ही बोला रहेगा कि शायद से ये जो ह्यूमन रेस है ना वो आपस में लड़ने वाली है और अपने आप को ना बर्बाद करने वाली है। साथ ही हमारा रैन कह रहा होता है, ये देखो उसने नहीं कहा, मतलब कुछ और भी कहा हो सकता है, मैं तो अपने मन से बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा कहा होगा, जहां तक मैं कह रहा हूँ ना। बाकी आप कमेंट कर सकते हो कि अगर उसने क्या कहा होगा, बट ऊपर के जो वर्ड है वो ह्यूमन रेस, उसके बाद उसने कहा होगा कि ह्यूमन रेस ना अपने आप को बर्बाद कर देगा, ऐसा मेरा कहना है। बाकी का तो कुछ और धुंधला धुंधला है, वो शायद हमें आगे पता चले। बट क्या कह रही है, शब्दों को ना बेलर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जैंगरेन कह रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, लगता है कोई ना इंटरप्ट कर रहा है। आखिर कौन हो सकता है जो सूखे की बात को ना वो कंप्लीट नहीं करने देना चाहता, वो सूखे की जो बात है ना मेरे तक पहुंचने नहीं देना चाहता। आखिर ये हो कौन सकता है। तो साथ ही ना सूखे की वो आधा सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, बोल सकते हो आधी चीज भी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। हम नहीं जानते कंप्लीटली जो सूखे है ना वो डिस्ट्रॉय हो गई या फिर उसका दूसरा हिस्सा भी कहीं बचा हुआ है। ये हमारी सूखे तो नॉर्मल है नहीं, अब देख के तो पता चलता ही है। बट खैर जो भी हो, अब देखते हैं कि सूखे यहाँ पे जिंदा या पूरी तरह से मर गई है। यार एक वार्निंग लिखी आती है कि वार्निंग और एक्टिवेटेड, और साथ ही एक मोड बन जाता है और उसके साथ ही पावरफुल सा मॉन्स्टर ना सामने की तरफ खड़ा हो जाता है और उसके सामने ना हमारा जैंगरेन खड़ा होता है। उसके बाद ना यहाँ पे दूसरा सीन में दिखाती है कि बहुत सारे लोग ना गिल्ड लीडर करके चिल्ला रहे होते हैं, बट सामने की तरफ दिखाते हैं एक बंदा जो उतना आगे बढ़ रहा होता है। तो मान लो ये जो गिल्ड के सभी लोग हैं ना वो एक बड़े से मॉन्स्टर को मारने के लिए ना आगे बढ़ते हैं, पर मॉन्स्टर को मारने से पहले ना, मॉन्स्टर तो सामने खड़ा है, मॉन्स्टर को मारने से पहले ना इंसान के बेस में दूसरा मॉन्स्टर वहां पे प्रकट हो जाता है जो सभी इंसानों को मार रहा होता है। मतलब इंसान होके भी ना वो इंसान जैसा मॉन्स्टर दूसरे इंसानों को मार रहा होता है। लड़की कह रही होती है गिल्ड मास्टर कि आप ठीक हो, और यहाँ पे इतने सारे लोगों को आखिर कौन मार रहा है, मॉन्स्टर ने तो अपना हाथ भी नहीं घुमाया, ये कौन है जो सारे लोगों को मार रहा है। वो जो इंसान जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर होता है ना वो असली मॉन्स्टर के ऊपर भी हमला करके ना उस लड़की की भी गर्दन उड़ा देता है और सभी लोगों को मारते हुए ना आगे बढ़ता जा रहा होता है और सभी नॉर्मल लोगों को मार रहा होता है। गिल्ड मास्टर जो सीएन होता है ना वो भी देखता है कि आखिर ये लोगों को कौन मार रहा है, आखिर कौन सा ऐसा बंदा आ गया जो इंसान के बीच में इतने सारे लोगों की जान ले रहा है, आखिर वो कौन सा मॉन्स्टर है। लाकी भी कहता है कि हे कमीने कौन है तू, और आखिर हमारे लोगों की तू जान क्यों ले रहा है। बट वो पीछे से बंदा ना निकलता है, उसके हाथ में डैगर्स होते हैं और वो सभी लोगों को मारते हुए ना उसके ऊपर भी हमला करता है सीएन के ऊपर, पर सीएन ना डॉच कर लेता है, उसके ऊपर हमला करता है। बट वो बंदा बहुत तेज होता है, तो ये कहता है कि हाँ हाँ तो मुझे नहीं पकड़ पाओगे बच्चे, तेरी स्पीड ना बहुत ज्यादा कम है। और वो जो मॉन्स्टर होता है ना भाई वो तो मजे ले रहा होता है सीएन के। उसका ना हमले का नाम होता है मेरा द स्टेप ऑफ मैट स्लाटर करके, और उसकी वजह से ना उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और डैगर होना उसको तो और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। तो उसके साथियों को मारते जा रहा होता है जबकि सीएन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है और यहाँ पे बेचारा रोते हुए कह रहा होता है कि प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, किसी की जान मत लो। पर उसके सामने ना उसके कॉमरेड्स, उसके प्यारे जितने लोग जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती थे, सभी की ना हाथ काट रहा है, किसी का पैर काट रहा है, किसी का गला काट रहा है। वो चिल्लाते हुए फिर से कहता है कि रुक जाओ प्लीज, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, प्लीज यहाँ पे रुक जाओ, इनकी जान मत लो। वो मॉन्स्टर होता है ना किसी की बात नहीं सुनता और भाई सबको मार डालता है एक करके। चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, सीएन यहाँ पे नीचे की तरफ घुटनों में बैठ जाता है और बस चिल्लाते हुए एक ही बात कह रहा होता है कि मारना बंद करो, प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। और यहाँ पे ना वो इतना ज्यादा चिल्लाता है कि भाई क्या ही तो बोलूं, मतलब वो पूरा जान लगा देता है। जबकि वो मॉन्स्टर ना सीएन के सामने आके बोलता है कि चिल्लाने का ना कोई फायदा नहीं है। पूछ रहे हो ना कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो अगर मैं सच्ची सच्ची बताऊं ना तो हंटर जो होते हैं ना उनको अगर मृत्यु मिल रही है, अगर मैं उनको मौत दे रहा हूँ ना तो ये उनके लिए तो आम बात है, उनका डेंजर में जाके मरना ये भी तो नॉर्मल सी बात होती है ना। क्योंकि मैं एक हंटर हूँ तो किसी को मारना भी मेरे लिए आम बात है, तो मैं बस ईवल हूँ। मतलब हंटर जो होते हैं ना सभी ईवल होते हैं, जैसे तू और मैं, हम दोनों ही ईवल से, क्योंकि हम हंटर है, किसी की भी जान ले लेते हैं। तो फिर वो कहता है कि चलो बातें बकवास ना बंद हो गई, अब चलो इस ड्रैगर के साथ ना चुपचाप से मर जाओ। और वो कहता है अब तेरी बारी है, अब तेरे को भी मरना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी हंटर का काम है ना, लोगों को हंटर को मारने में ना मुझे भी ज्यादा मजा आता है। कल तेरे जैसे हंटर को भी ना मार के ना पूरा अपना कोटा पूरा कर लेता हूँ और मजा कर लेता हूँ। तो अचानक से ना उसके सामने विंडो ओपन हो जाती है और यहाँ पे ना कहा जाता है कि जो थ्रिलर मोड है ना वो एक्टिवेट हो चुका है, सॉरी मतलब ट्रायल मोड है ना वो एक्टिवेट हो चुका है। तो बंदा भी हैरान, क्या ट्रायल मोड एक्टिवेट हो गया, बट यहाँ पे तो उसने अभी तक कोई भी अवेकन मोड को ना एक्टिवेट किया ही नहीं। फिर ये कैसे हो सकता है, क्या किसी और ने ट्रायल मोड को एक्टिवेट किया। वो कहता है ल्यू वैन शायद से उसने ना सेंस कर लिया होगा कि मेरे अंदर ना कुछ तो गड़बड़ है और मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ और करने की ना सोच रहा हूँ, तो शायद वो भी हो सकता है कि उसने ये किया हो। फिर भी ना उसे एक बात का ना डाउट आता है और वो डाउट को भी बोलते हुए कह रहा रहता है कि अगर वाकई में ना ये ल्यू वैनी ने किया होता ना तो वो पहले ये चीज करता कि अवेकनिंग मोड का ना पहले चालू करता हो, और अवेकनिंग मोड का ना चालू करने के बाद वो सील कोर को ऑब्टेन करता। अगर सील कोर उसके पास होगी ना तो उसके बाद वो सारी चीजों को ध्यान रखेगा, यहाँ पे किसी भी तरीके की ना मुसीबत नहीं आए। और यहाँ पे ना जो ऑर्डिनरी पर्सन है और ऑर्डिनरी जो लोग है जो अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश करे ना उनकी सेफ्टी पे वो बंदा ना काफी ज्यादा ध्यान देता है और मॉन्स्टर को ना लोगों तक पहुंचने नहीं देता। उसका ये स्टाइल है। और अभी ट्रायल मोड एक्टिवेट हुआ है ना वो अगर देखा जाए तो वो बंदे का स्टाइल नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि अगर उसका ये स्टाइल नहीं है तो वो इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं जाएगा। और अगर दूसरी तरीके से देखे ना, चलो मैं ये अवेकनिंग मोड का ना यहाँ पे रिस्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पे फिर से ध्यान रखूंगा कि सब कुछ जो प्लान है ना वो मेरे हिसाब से जाए, और यहाँ पे किसी और को ना मैं कंट्रोल नहीं करने दूंगा। ल्यू वैन ही का तो काम नहीं है, तो मेरे ख्याल से ना मुझे देखना पड़ेगा। जैसे क्योंकि मैं एक फर्स्ट क्लास के हंटर से ना ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ, तो यहाँ पे ना एक प्रिंसिपल काम करता है। इस विंडो के अंदर देख लिया है, बोल सकते हो मोड के अंदर देख लिया है। यहाँ पे जो हायर अवेकनिंग मोड होता है ना वो लोअर अवेकनिंग मोड को ना सप्रेस कर देता है। तो इसका मतलब है कि जो डिफिकल्टी ना डंजन की वो काफी ज्यादा ना इंक्रीज हो जाएगी। इसी वजह से कॉपी करना ही इस चीज को रीसेट कर सकता है, और डंजन की जो सीलिंग कोर है ना वो यहाँ पे नहीं गिरने वाली और यहाँ पे किसी को भी वो शायद
नहीं मिलेगी तो ये काम बन जाएगा अगर मैं यहाँ पे ना अवेकनिंग मोड को एक्टिवेट करता हूँ। तो बंदा भी कहता है कि चलो तुम मोड सिलेक्शन करके ना अवेकनिंग मोड को एक्टिवेट करना चाहोगे, तो बंदा यस पे करने लगता है, बट सिस्टम में ग्लिच होने लगता है। अब देखो मेरे को नहीं पता, बट ऐसा हो सकता है कि ये लड़की ही कर रही है। सूखे है ना, उसने सारी गलतियों को भाप लिया कि यहाँ पे कौन क्या गलत करना चाहता है और वो रोक रही होती है इस बंदे को। तो शायद से ऐसा मेरा सोचना, बट ऐसा होगा नहीं, या फिर ग्लिच हो रहा है पता नहीं क्या। बट फिर भी इस बंदे की विंडो ही काम नहीं कर रही होती। बंदा कह रहा होता है कि आखिर मेरे को ना रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा कि आखिर ये अवेकनिंग मोड एक्टिवेट हुआ है कि नहीं। मेरे ख्याल से ये ना विंडो काम नहीं कर रही है, खराब हो चुका है पक्का। ये जीएन का ही अवेकनिंग मोड का काम है, यानी जीएन ने कोई ना कोई अवेकनिंग मोड में ना कुछ गलती या कुछ कर दिया है, शायद इसी वजह से हो सकता है। जीएन ने इस विंडो के साथ खराबी कर दी है। इसका मतलब है कि जो एसोसिएशन थी ना, वो पहले से जानती थी कि यहाँ पे इस बंदे को ना यहाँ पे एसोसिएशन ने भेजा था। मतलब कि एसोसिएशन को पता था कि ये बंदा काफी ज्यादा स्पेशल है और ये बंदे में ना कुछ तो टैलेंटेड बात है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है कि यहाँ पे किसी को भी सप्रेस कर सकता है। मतलब ये बंदे को ना मैंने कुछ ज्यादा ही कम आंक लिया। जो ज़ैंग है ना, इसको मैं बहुत ज्यादा कम समझ रहा था, बट ये तो यहाँ पे छुपा रुस्तम निकला। ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है और जोर जोर से इसने लगता है और कहता है कि फाइनली ना मुझे यहाँ पे एक तगड़ी और बढ़ती अपोनेंट ना मिल चुका है। बंदा ना एक डिमोनिक सी स्माइल देते हुए कहता है कि बच्चे अब मेरे को ना तेरे साथ खेलने में ना कोई मजा नहीं आएगा, क्योंकि तू मेरा अपना खिलौना बनने की भी लायक नहीं। पहले जो मैं खिलौना बना के ना तेरे को मजा लेने वाला था ना, मेरे को मजा नहीं आएगा। मुझे ना वर्ती अपोनेंट मिल चुका है, अब किलिंग करूंगा मैंने ज़ैंग को। अब ज़ैंग की किलिंग होगी भाई, अब ज़ैंग के साथ फन करूंगा मैं। इस मोमेंट पे ना बंदा बिल्कुल डिमोनिक की तरह ना आगे बढ़ जाता है और कहता है अब ज़ैंग के साथ खेलने की बारी है। मैंने तो ना इसको ऐसे मजाक मॉन्स्टर कहा था, मुझे लगा था कि वाकई में बस ये मॉन्स्टर जो पागलों की तरह लोगों को ना मारने में और इंसानों को मारने में ज्यादा यकीन रखता है। तो मुझे भी लगता है कि वाकई में ना ये बस इंसान की चेहरे में ना, इंसान की हुलिये में एक सच का मॉन्स्टर है जो आगे बढ़ चुका है ज़ैंग को मारने के लिए। वहीं दूसरी तरफ उसके जाने के बाद ना हम ये उसको भी देखते हैं, यानी कि हमारा जो सीएन होता है ना, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है वेनफेंग यहाँ पे कमीने गई के, और वो चिल्लाने लगता है और लिटरली उसकी आंख से जो होता है ना खून निकलने लगता है। मतलब ये पागल हो चुका है। कहता है कमीने गई के वेनफेंग, मैं तेरी जान ले लूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। इसी के साथ ये बहुत ज्यादा डरावना एपिसोड ना खत्म हो जाता है। वेनफेंग आगे बढ़ चुका है हमारे ज़ैंग को मारने के लिए। वो देखते हैं कि क्या वाकई में ये जो वेनफेंग है मॉन्स्टर है या फिर क्या है, और क्या हमारे सीएन के साथ आगे होगा, तो पार्ट 3 में पता चलेगा। और यहाँ पे ना इस वाले पार्ट का एंड हो जाता है, और पार्ट 3 के लिए ना आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो, और इस पे 1 के लाइक अगर कंप्लीट होते हैं तो भी मैं इसका पार्ट 3 जो है ना कुछ ही टाइम बाद डाल दूंगा। और आप पार्ट 3 के लिए ना आप यहाँ पे 1000 लाइक टारगेट कंप्लीट कर दो, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए सायोनारा।